राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बहू भी किसी की बेटी होती है। दहेज के कारण ससुराल में बहुओं के साथ कितना गलत व्यवहार किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रिया की शादी आज विशाल के साथ संपन्न हो गई थी। रिया अपने पति विशाल के साथ मायके से विदा होकर ससुराल में आ गई थी। रिया सुहाग सेज पर बैठी हुई अपने पति विशाल का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बजे उसकी छोटी ननंद पूजा ने उसे इस कमरे में लाकर बिठाया था। उसके चेहरे का मेकअप थोड़ा दुरुस्त करते हुए बड़े प्यार से कह रही थी, आज तो भाई आपके दीवाने होकर रह जाएंगे। और रिया ने उसे प्यार भरी नजरों से देखकर बहुत ही धीमे से कहा था, हट। ओए होए, पूजा कहने लगी, तुम तो मुझसे शर्मा रही हो। उसकी बात पर रिया मुस्कुरा दी थी। दरअसल रिया और पूजा दोनों कॉलेज में साथ पढ़ती थीं, बीएससी के पहले साल में, और आज दोनों एक दूसरे की ननंद भाभी बन गई थीं। दोनों बातें कर ही रही थीं कि पूजा को उसकी माँ ने आवाज दी और वो थोड़ी देर में आती हूँ भाभी बोलकर चली गई। पूजा के जाने के बाद रिया अपने कमरे में देखने लगी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, बहुत कुछ सारे दहेज के सामान भरे हुए थे। उसके दोनों भाई और पापा जान छिड़कते थे रिया पर। रिया हर चीज रिया को बढ़िया से बढ़िया खरीद कर लाए थे। रिया के दहेज के लिए दोनों भाभियों की तो वह बहुत ही प्यारी ननंद थी। उन दोनों ने ही रिया के ससुराल वालों के लिए कपड़े और गहनों की खरीदारी की थी। रिया की माँ तो रिया की शादी के नाम से बिल्कुल ही जो घबरा गई थी। सबको याद कर कर के रिया की आंखें भर आई थी। उसने खुद को जो झटका दिया कि मैं भी न कौन सी मीलों दूर हूँ, थोड़ी दूर मेरी ससुराल है, पापा का घर भी इसी तो शहर में है। विशाल को भी जो जब कहूंगी वो मुझे लेकर चल देंगे। आखिर विशाल मुझे कितना पसंद करते हैं, वो तो मुझे मना करने से रहे। छोटी छोटी बातों के लिए हर बात वो मेरी मानते हैं। और विशाल का ख्याल आते ही रिया के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। उसकी आंखें खुद ब खुद दरवाजे पर चली गईं। विशाल अब आते ही होंगे, पर दरवाजा बंद था और किसी के आने की कोई आहट नहीं हुई थी। रिया ने सोचा, शायद दोस्तों ने उन्हें रोक लिया होगा, उन्हें नहीं तो मुझसे अधिक तो वो बेचैन होंगे मेरे पास आने के लिए। खैर, बहुत थकान हो रही थी, थोड़ी देर आंखों को आराम दे दूं, ऐसा सोचकर रिया ने तकिए से सिर टिकाया और आंखें बंद करके लेट गई और याद करने लगी जब पहली बार विशाल से मुलाकात हुई थी। रिया की सहेली का भाई था विशाल, और रिया की सहेली की भाई की शादी थी, इसलिए सारी सहेलियां आई हुई थी। आज मेहंदी और संगीत का फंक्शन था। सभी मेहंदी लगाने के साथ साथ बातों में लगी हुई थी। बातें कपड़े ज्वेलरी से होते होते विदेशी सामान की होने लगी थी। कोई अपनी घड़ी के लिए खुद पर गर्व कर रही थी तो कोई पर्स के लिए। तभी पूजा ने बताया कि मेरे भैया भी अमेरिका से वापस आ गए हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अब तो अपने ही देश में रहेंगे। और सारी लड़कियों की दिलचस्पी पूजा की बातों में बढ़ गई थी। विदेश रिटर्न बंदा शादी के लिए कूल जो लगता है लड़कियों को, और पूजा भी अपने भाई की बड़ाई दिलो जान से कर रही थी। संगीत की रस्म होते होते बहुत रात हो गई थी, इसलिए सभी लड़कियों के घर से कोई ना कोई लेने आ गया था। नेहा को लेने उसके अमेरिकी रिटर्न भाई आए थे और सारी लड़कियां उन्हें पसंदीदा नजरों से देख रही थीं। और तो और महिलाएं भी उसे जानने की ललक थी। आखिर अपनी बेटी का रिश्ता अमेरिका रिटर्न से करना स्टेटस सिंबल की बात जो होती है।
लेकिन इस सब के विपरीत रिया को विशाल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो विशाल रिया से कम 10 साल बड़ा था और दूसरे उसके बाल बीच से थोड़े उड़ गए थे। उसे तो सबकी दिलचस्पी देखकर हंसी आ रही थी। उसने मन में सोचा, ऐसे लड़के से तो मैं कभी भी शादी ना करूं। फिर दूसरे दिन शादी का फंक्शन था, इसलिए सभी अपने परिवार के साथ आई हुई थी और आज भी विशाल को लेकर वही क्रेज था। रिया को हंसी आ गई और हंसते हुए उसकी नजर विशाल की नजरों से जा टकराई तो उसने जो अपनी नजरें झुका ली। फिर तो पूरी शादी में जितनी भी बार रिया ने विशाल को देखा, उसे खुद की तरफ देखते हुए ही पाया। यह देखकर रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। अभी कल तक जो बंदा उसे शादी के लायक नहीं लग रहा था, आज उसके लिए रिया की फीलिंग बदल गई थी। जब जयमाला की रस्म हो रही थी, तब विशाल सिया के बिल्कुल पास में खड़ा था और सिया खुद को बहुत खुशनसीब समझ रही थी। फिर जब सब वर वधू के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे, तो अचानक विशाल ने रिया का हाथ पकड़कर अपने सिर पर लगाते हुए कसम दे दी, मेरी कसम रिया, चाहे तुम्हारे मम्मी पापा हम दोनों की शादी के लिए ना माने, पर तुम केवल मुझसे ही शादी करोगी। रिया कुछ समझ नहीं पाई थी क्या जवाब दे, और विशाल कह रहा था, याद रखना रिया, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में मैंने अब सौंप दी है। ये सब इतना अचानक हुआ कि रिया कुछ समझ ही नहीं पाई थी, और जब उसे होश आया तो समझी कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है उसके ऊपर। उसने अपनी नजरें उठाकर विशाल को देखा तो उसकी आंखों में प्यार ही प्यार नजर आया। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, अब उसके प्यार को अपने अंदर समा लेना चाहती थी। कुछ लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं, सुंदर मन होता है इनका, तभी तो किसी की एक प्यारी नजर पर अपना दिल हार जाती हैं, और रिया के साथ भी वही हो रहा था। एक शाम वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी और उसका मन विशाल को याद कर रहा था। जब घर में पंडित जी आए तो वो विशाल का रिश्ता लेकर आए थे। रिया के पापा को रिश्ता ज्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि सोच कर बताएंगे, और पंडित जी की खातिरदारी की और उन्हें दक्षिणा देकर विदा कर दिया। उनका कहना था, अभी हमारी रिया बच्ची है और पहले वह बीएससी पूरी कर ले, फिर सोचेंगे उसकी शादी के लिए। आखिर इकलौती बेटी है हमारी। रिया के दोनों बड़े भाइयों को भी यही ख्याल था कि अभी हमारी बेटी छोटी है और अपनी बहन का रिश्ता हम सोच समझ कर करेंगे। रिया की फैमिली पढ़ी लिखी थी, दोनों भाई इंजीनियर थे और दोनों भाभियां भी पढ़ी लिखी थी। पिता की कपड़ों की दुकान मेन मार्केट में थी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। रिया के पापा और भाई अभी रिया की शादी के लिए तैयार नहीं थे। पंडित जी ने जब यह बात विशाल के घर वालों को बताई तो उसकी माँ के तो तेवर ही बदल गए। वह एक गुस्सैल स्वभाव की औरत थी और विशाल 4 बहनों का इकलौता भाई था। विशाल को वो किसी ब्लैक चेक की तरह समझती थी। उनकी समझ से विशाल के दहेज से उनका घर भर जाएगा। वो तो बेहद इसमें अपनी बेइज्जती समझ रही थी कि उस पिद्दी सी लड़की में विशाल से कहने लगी, तुझे ऐसा क्या नजर आया? सज संवर कर मेरे होनहार बेटे को पहले तो फंसाया और अब तो और तीनों बहनें भी अपने भाई के लिए अपनी पसंद की लड़की ढूंढ कर लाना चाहती थी। उनके भी सारे ख्वाब चूर हो चुके थे। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वह क्या करे। उसे अपनी सहेली बहुत पसंद थी। हर लिहाज से रिया खूबसूरत तो थी ही, अच्छे स्वभाव की भी थी। जब उसने दूसरे दिन बातों ही बातों में रिया के भाइयों की नौकरी के बारे में अपनी माँ को बताया और यह भी कि ये दोनों भाई अपनी इकलौती बहन को कितना प्यार करते हैं, पर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। पूजा ने सबको अपने हाल पर छोड़ दिया। यहाँ विशाल रिया से शादी करने की जिद कर बैठा। रिया
अपने पिता और भाई के इनकार करने के बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी। हालांकि दिल में विशाल की मोहब्बत जड़ जमा चुकी थी। रह रहकर उसे विशाल की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार याद आता था और उसकी दी हुई कसम भी। वह मन ही मन अपने और विशाल के लिए दुआएं मांगा करती थी। वो एक दिन कॉलेज से घर आई तो अपनी मम्मी को परेशान हाल में बैठा देखकर बोली, उसकी माँ की जाओ जल्दी से हाथ मुंह धोकर मेरे पास आकर बैठो। वह आकर अपनी माँ से पूछती है, आखिर माँ तुम परेशान क्यों हो? बहुत पूछने पर उसने बताया कि उसकी माँ ने कि मोहल्ले की औरतें जो तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी कि दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। रिया ने यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गई। वह बहुत हैरत में पड़ गई। सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करने लगे, जबकि विशाल से शादी के फंक्शन के बाद तो वह उससे मिली तक नहीं थी। फिर रिया की बड़ी भाभी ने भी अपनी सासू माँ को समझाया कि आप अपनी बेटी पर यकीन करें, लोग तो बातें बनाने में माहिर होते हैं। तो वो थोड़ा संभल गई कि रिया उनकी अपनी बेटी है, अपना मान है। जो फिर सबने साथ में मिलकर खाना खाया। उसी शाम एक ऐसी घटना घटी कि रिया की जिंदगी ही बदल गई। शाम को अचानक विशाल अपने मम्मी पापा को साथ लेकर आ गया। विशाल की माँ थोड़ी अकड़ में लग रही थी। रिया के घर वालों ने सबको बिठाया। पूजा उठकर रिया के पास आ गई। रिया के घर वाले मेहमानों की आवो भगत में लग गए। थोड़ी देर बाद रिया के पापा उनके पास आए और उन्होंने रिया से कहा, बेटा क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? और इस सवाल के जवाब में रिया की नजरें झुक गई। उसे विशाल की प्यार भरी नजरें और उसकी बातें याद आ रही थीं। उसकी खामोशी उसका जवाब थी। फिर तो जल्दी ही शादी की डेट फिक्स हो गई और शादी की तमाम रस्मों से गुजरकर सिया अपने विशाल की दुल्हन बन गई और अब सुहाग सेज पर बैठी बेसब्री से अपने विशाल का इंतजार कर रही थी। रिया सोच रही थी कि जब वो विशाल से मिलने के बारे में सोचकर इतनी खुश है तो विशाल के दिल की कैसी हालत होगी। ऐसा सोचकर खुद ही शर्मा रही थी। कुछ देर तो ऐसा सोचते सोचते ही निकल गई। फिर रिया को थकान के कारण नींद आने लगी। उसने टाइम देखा तो चौंक गई। रात के 3 बजे थे। अब रिया थोड़ी परेशान हो गई। आखिर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं विशाल? रिया की आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। उसने महसूस किया कमरे के बाहर शोरगुल भी थम चुका है। फिर विशाल कहाँ थे? इतनी देर से कमरे में कोई आया भी नहीं था। आखिर बात क्या है? उसने दबे पांव उठकर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखा। कमरे के बाहर सारी लाइटें जल रही थीं, पर बरामदा पूरी तरह खाली था। उसने अपने लहंगे को संभालते हुए कमरे के बाहर कदम रखा तो पायल उसकी छनक उठी, कंगन भी छनक उठे और रिया घबरा कर कमरे के अंदर आ गई। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना चेहरा देखा तो नींद की खुमारी से बोझिल पलकें उसके खूबसूरत चेहरे को और भी सुंदर बना रही थी। खूबसूरत तो वह पहले से ही थी और ब्यूटिशियन के माहिर हाथों ने और भी उसे खूबसूरत बना दिया था। लाल जोड़े में उसका रूप कितना प्यारा लग रहा था। अपने रूप को ही देखकर रिया मोहित हो रही थी। थोड़ी देर बाद रिया ने फिर कमरे से बाहर कदम रखा। इस बार उसे किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज आई। ये आवाज पूजा की बड़ी बहन की थी। वो बड़े गुस्से में बोल रही थी, आखिर उन्होंने कागजात क्यों नहीं दिए? रिया कमरे के अंदर आ गई और दरवाजा सटाकर बिस्तर पर लेट गई। सोचने लगी, पता नहीं क्या बात है, ये बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। और विशाल कहाँ चले गए? उसका दिल आंसुओं से भर गया था। फिर उसने एक बार बरामदे में झांक कर देखा। जब कोई नजर नहीं आया तो जिस ओर से विशाल की बहनों की आवाज आ रही थी वह उधर ही चल दी। उसे एक छोटी सी बच्ची नजर आई। उसने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, विशाल जी कहाँ हैं?
क्या वो जानती है? तो वह छोटी सी लड़की कहने लगी, जी हाँ, वह सबके साथ उस कमरे में है। बच्ची ने इशारा करते हुए बताया। और सब लोग दहेज का सामान देख रहे हैं, यह भी उस बच्ची ने बताया। तो रिया ने सुना तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उससे ज्यादा अहमियत तो उसके साथ आए सामान की थी, जिसे सब लोग जाग कर देख रहे थे। लेकिन क्या यह सब सुबह नहीं देखा जा सकता था? और विशाल भी सदमे में उसका दिल जैसे बुझ सा गया। दुल्हन से ज्यादा बेजान चीजों की अहमियत थी। दुल्हन की कोई औकात नहीं थी। शादी के पहले ही दिन कैसा आईना दिखाया था विशाल ने। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे चलती हुई वापस कमरे में आ गई। वो छोटी बच्ची पूछ रही थी, दुल्हन भाभी आप कुछ लेंगी? तो रिया ने कहा, हाँ पानी ले आओ। और जब वो पानी लेकर आई तो रिया ने एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर दिया। छोटी बच्ची पूछ रही थी, और पानी ले आऊं? तो रिया ने कहा, नहीं बेटा तुम जाओ। रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उस बच्ची से कहा था। रिया सोच रही थी, ये कैसी शादी थी? मुंह दिखाई में किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कमरे में झांक कर तक नहीं देखा। चलो कोई नहीं आया ना सही, पर विशाल, रिया ने देखा उसके कमरे में दूध फल या मिठाई तो छोड़ो, पानी का एक जग और गिलास तक नहीं था। ये कमरा जो कुछ दिन पहले उसके घर वालों ने ही फर्निश्ड किया था, और जहां हर चीज उसके दहेज की थी। बड़े भैया ने उससे पूछकर सारी चीजें खरीदी थी। 3:30 बजे के बाद वह उठी और अपने जेवर उतारने लगी। अभी उसने अपनी पायल उतारी ही थी कि विशाल आ गए और रिया का हाथ रुक गए। फिर विशाल ने देखा रिया के चेहरे पर बहुत दुख था। वो और वह शर्मिंदा से हो गए और कहने लगे, सॉरी रिया, मुझे देर हो गई, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। रिया का दिल किया कि पूछे आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, मगर वो चुप रही। विशाल ने उसका हाथ थामकर उसे बेड पर बैठाया और उसके करीब बैठ गए। सारी रात तो गुजर गई थी। रिया का मन किया कि तकिए पर सिर रखकर गहरी नींद सो जाए, इतनी गहरी कि कुछ याद ना रहे। विशाल ने उसका हाथ थामकर बहुत ही प्यार से कहा, रिया तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वह खामोश रही। उसे दुखने के साथ जो गुस्सा भी आ रहा था। आखिर उन्होंने इतना वक्त क्यों बर्बाद किया? इतनी देर से जो वह सोच रही थी कि उसका पति उसके पास हो, लेकिन वह भी नहीं था। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह एकदम से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं कपड़े बदल लूं, मुझे नींद आ रही है। तो विशाल ने कहा, बदल लेना, क्या जल्दी है? जल्दी सुबह होने वाली है। रिया ने अपने सारे जेवर उतारने के बाद बैग में रख दिए और नाइट सूट निकाला और ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज कर लिया। जब वो वापस आई तो विशाल वैसे ही बिस्तर पर बैठा था। रिया ने कहा, आप भी कपड़े बदल लीजिए। विशाल ने भी नाइट सूट पहन लिया और फिर वो तकिए पर सिर रखकर गहरी नींद सो गई। विशाल ने उसे उठाते हुए पूछ रहा था, रिया गाड़ी के कागजात तुम्हारे पास हैं? गाड़ी के कागज? कौन से कागज? रिया ने एकदम से चौंक गई। वह नींद में बोझिल आंखों से उसने विशाल को देखा। विशाल के चेहरे पर जाने क्या था। उसने नजरें झुका ली और वह कह रहा था, तुम्हारे पापा ने कहा था वो मुझे गाड़ी देंगे। अच्छा? वह हैरान होकर बोली, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। रिया ने बेहद ही मासूमियत से कहा, आप उनसे सुबह बात कर लीजिए। चलो ठीक है, सुबह तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। पर वो कैसे सो सकती थी? उसकी आंखों से तो नींद उड़ गई थी। रिया की नींद उड़ाकर विशाल आराम से सो गए। रिया को बहुत अजीब लग रहा था। उसके करीब सोहरा शख्स जो उसका पति है, यह फूलों से सजा सजाया कमरा जिसके फूल अब तक बासी हो चुके थे। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप बुझा दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि सुबह के समय जब सारी दुनिया सो रही है, वो केवल जाग रही है। ऐसा जख्म लगा था उसके दिल पर। उसकी आहा उसके दिल से निकल रही थी। लोग कितने बेरहम होते हैं, जरा सा इंतजार नहीं कर सकते। विशाल ने उसे खुद ही पसंद किया था,
पर वो कहाँ जानती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा था। कितनी खुश थी वो कि बहुत सारी लड़कियों को अनदेखा करके विशाल ने उसे चुना था, मगर वह भी कितनी नादान थी, कितनी बेवकूफ थी। विशाल ने उसे इसलिए पसंद किया था क्योंकि वो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके दोनों भाई इंजीनियर थे और विशाल और उसकी फैमिली यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि वे लोग अपनी इकलौती बेटी को दहेज में बहुत कुछ देंगे, और उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। फ्रिज, टीवी, एसी, बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा और भी सारी जरूरत की चीजें के अलावा विशाल की मम्मी के लिए सोने का सेट, पूरे परिवार के लिए महंगे कपड़े दिए थे। विशाल को तो सारी चीजें पसंद से दिलवाई थी दीपक भैया ने। पापा के लिए गाड़ी देना कोई मुश्किल बात नहीं थी। हो सकता है वो गाड़ी के कागज देना भूल गए हो, कल दे देंगे। लेकिन जो लोग इतनी चीजें पाकर भी खुश नहीं है, वो क्या गाड़ी मिलने के बाद खुश हो जाएंगे। सोचते सोचते ना जाने कब रिया की आंख लग गई। 11 बजे तक रिया की आंख खुली। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वो खुद का तमाशा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए नहाकर साड़ी पहनी और मेकअप करके अपने चेहरे के गम को छुपाकर दोपहर 1 बजे सब नाश्ता करने बैठे थे। रिया ने चाय के साथ एक ब्रेड स्लाइस लिया तो उसके सिर का भारीपन थोड़ा दूर हुआ। तब वो थोड़ा सोचने समझने लायक हुई। उसके भैया आए थे, सबके लिए कपड़े, फल और मिठाइयां लेकर। शाम को वो पगफेरे के लिए जाने वाली थी। भैया की कार में बैठकर उसके मायके जा रहे थे। रिया अपने मन में सोच रही थी, वो अपने मायके में जाकर कार देने के लिए मना कर देगी। जो लोग इतनी चीजें पाकर भी खुश नहीं है, उन्हें कुछ और देना शेर के मुंह में खून लगने जैसा होगा। आज विशाल बहुत खुश लग रहे थे। दीपक से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कितना लगाव हो उससे, और ये सब देखकर रिया को बहुत ही हैरानी हो रही थी। विशाल रिया से भी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या नाराज हो। जल्दी ही रिया का मायका आ गया और सबने विशाल को हाथों हाथ लिया। विशाल भी सबसे बड़े प्यार से मिले, मम्मी पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रात को विशाल वहीं रुक गए थे और उन्होंने रिया से बहुत प्यार किया। उसको समझ कर यह यकीन कर लिया रिया ने कि दो प्यार के बोल सुनकर अपने सारे दुख दर्द भूल गई। उसे यकीन होने लगा था कि विशाल की कोई गलती नहीं है। दूसरी सुबह विशाल चले गए थे और अब रिया ने इत्मीनान से गहरी सांस ली। विशाल के जाने के बाद वह खुद को बहुत ही आजाद महसूस कर रही थी। अब उसे झूठी मुस्कुराहट की जरूरत नहीं थी। वह इन लम्हों को जी लेना चाहती थी और इसलिए दिल से खुश थी। भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, उसने अपनी भारी जोड़ा उतारकर अपना एक कॉटन का सूट पहन लिया। जेवर उतारने के बाद मम्मी को संभालने के लिए दे दिए और अपने भतीजे भतीजियों के साथ लॉन में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गई। उसे खुश देखकर सभी बहुत खुश हो रहे थे। रात को जब वह अपने कमरे में सोने के लिए आई तो जैसे सारे गम उसके इंतजार में खड़े थे। अभी वह रात के कपड़े अपनी अलमारी से निकाल ही रही थी कि उसकी छोटी भाभी हंसती मुस्कुराती सी आ गई। उसी समय विशाल जी का फोन आया। विशाल जी का फोन है, उसकी भाभी ने कहा। रिया ने कहा हैरान होते हुए, सुबह ही तो गए थे, तो क्यों फोन कर रहे हैं? उसकी भाभी ने कहा, हैरान क्यों हो रही हो, नई नई शादी है। रिया ने फोन कान से लगाया तो भाभी शरारत से मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। जाहिर है वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। रिया ने कहा, हेलो। तो रिया, उधर से विशाल ने कहा, क्या कर रही हो? रिया ने कहा, मैं सोने जा रही थी। तो रिया ने पूछा, आपने खाना खाया? हाँ। फोन क्यों किया आपने? रिया ने पूछा। तो विशाल ने कहा, मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं कि अपने पापा को गाड़ी की याद दिला देना। आप खुद क्यों नहीं बोल देते? रिया ने कहा। तो विशाल ने कहा, तुम्हारी बात और मेरी बात में अंतर है। मेरी क्या बात? वह दुख से भारी दिल से बोली, अच्छा ठीक है, गुड नाइट। और उसने फोन रख दिया। गुड नाइट कहकर अब रिया को जो दिल जलने लगा था कि मोबाइल उठाकर वह फेंक दे। शुक्र है कि अभी वह अकेली थी। उसकी बेबसी से उसकी आंखों से आंसू आ गए।
थोड़ी देर पहले भाभी की बात सुनकर भी उसे लगना लगा था कि शायद विशाल को मेरी याद आ रही होगी, उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही होगी। रिया ने वक्त देखा, 11 बज रहे थे। कौन सा वक्त था ऐसी बातें करने का। गुस्से में उसकी हालत खराब हो रही थी। रिया ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर सी गई। उसे विशाल से नफरत सी होने लगी थी। कितनी मुश्किल से यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि अब तो जैसे खुद पर ही यकीन खो गया था। कैसे गुजारेगी ऐसे शख्स के साथ पूरी जिंदगी जिससे नफरत हो गई है। शादी हुए 2 दिन हुए थे और सारी हिम्मत टूट गई थी कि वह शादी के बाद उन लोगों ने रिसेप्शन तक नहीं किया था। सिया ने सोचा कि कोई बात नहीं, फिजूल खर्ची वैसे भी अच्छी नहीं होती और ऐसे ही मायका ससुराल दोनों एक ही जगह पर है। लेकिन फिर उसने साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ है। वो धीरे धीरे टूट गई। 2 ही दिन में उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने सोचा कि पापा से गाड़ी के लिए कभी भी नहीं कहेगी क्या, लेकिन बगैर कार के ये लोग ये गुजारा नहीं करते क्या। सारी दुनिया गाड़ी पर घूमती है। पापा ने अगर कहा है जरूर देंगे, मगर सब्र भी तो कोई चीज है। लेकिन उन लोगों के पास तो सब्र ही नहीं है, ना ही कोई गैरत है। खुद उन लोगों का रवैया कितना बुरा था। रिया के साथ विशाल की माँ ने 2 दिन में एक बार भी बात नहीं की थी। विदाई के वक्त जो रुपए मिले थे वो भी सारे विशाल की बड़ी बहन ने ले लिए थे, और जो उसके पर्स में बड़े भैया ने 20,000 रुपए रखे थे वो भी निकाल लिए। वह ऐसी बातें सोचना नहीं चाहती थी, फिर भी ऐसी बातें मन में घर कर रही थीं और उसके मन में ऐसी बातें आ रही थीं। फिर वो यह भी जानती थी यह सब कुछ दिनों की बात नहीं है, उसे सारी उम्र ये सब झेलना पड़ेगा। शायद वो कुछ कुड़कर यूं ही मर जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इतनी बेबसी की जिंदगी नहीं जी सकती। मैं उनके इशारे पर नहीं चलूंगी। रिया सोचे जा रही थी। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी तो जाने ना जाने वो मेरे साथ क्या हो। ना तो विशाल उससे प्यार करते हैं और ना ही ससुराल वाले। सहेली भी अब ननंद की तरह व्यवहार करने लगी है। कितनी बेवकूफ थी मैं, जो विशाल के साथ जो जरा सा प्यार से बोलने पर सोच रही थी कि विशाल मुझे प्यार करते हैं। वो तो अपने घर वालों की तरह नहीं है। अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि विशाल ने उससे शादी क्यों की थी। इस साजिश में सभी मिले हुए थे और विशाल ने उसे एक शिकारी की तरह अपने प्यार के जाल में फंसाया था, और वह बेवकूफ विशाल की दी हुई कसम को दिलो जान से निभा रही थी। रिया रोती जा रही थी और सोचती जा रही थी जाने कौन से पहर में उसकी आंख लगी थी। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो 10 बज चुके थे। पूजा घर से रिया की मम्मी आरती गा रही थी। वो चुपचाप लेटी सोच रही थी, क्या वाकई केवल 2 दिन में उसकी जिंदगी बदल चुकी है। क्या ये घर अब मेरा नहीं रहा, पराया हो गया। और घर तो छोड़ो, सिया तो खुद अपने लिए एक अजनबी हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। 2 दिन में ये घर पराया हो जाएगा। शादी के 7 फेरों ने जब सब कुछ बदल दिया था, और जिस घर में विवाह की रस्में निभाई गई थी वहां उसकी कोई हैसियत नहीं थी। सारी जिंदगी कितनी बेफिक्री से गुजारी थी रिया ने। शायद ही कभी उदास होती थी, और इन 2 दिनों में लगता है कि अब आंसू सारी जिंदगी के लिए आंखों में अपनी जगह बना चुके हैं। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल कर रहा था काश ये सब सपना होता और पहले की तरह आजाद होती। वो सोच रही थी कि जब 2 दिन में मैं इतनी परेशान हो गई तो फिर सारी जिंदगी कैसे कटेगी। रिया सीधी सादी और खरी लड़की थी, पर अब उसे अपने चेहरे पर झूठ का नकाब लगाना होगा, नहीं तो उसकी माँ तो जीते जी मर जाएगी। और पापा, वो तो मुझे अपनी जान से बढ़कर चाहते हैं। मम्मी तो शायद उसकी तकलीफ सुनकर सह भी ले, पर पापा तो सारी असलियत जानकर एक पल भी नहीं जी सकते। भाई और भाभीियों की भी वो तकलीफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनकी भी वह दुलारी थी। इसलिए सब शाम को विशाल जब उसे लेने के लिए आए तो उसने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। घर में सब घुल मिलकर बातें करते रहे। बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया गया। फिर कॉफी का दौर चला। फिर उसके बाद वो विशाल के साथ विदा हो गई।
आज रिया का दिल भर आया था। मन कर रहा था कि सबके गले लगकर खूब रोए, इतने आंसू बहाए कि सब कुछ खत्म हो जाए, वो हमेशा के लिए यहीं रह जाए। उसका दिल बागी हो रहा था, पर वो अब एक ब्याहता औरत थी, एक कुंवारी लड़की नहीं। उसकी पहचान बदल चुकी थी। अब उसे सब विशाल के नाम से पहचानते हैं, और अगर वो विशाल से रिश्ता तोड़ेगी तो उसकी हैसियत समाज में 2 टके की रह जाएगी। वह कितनी मजबूर और बेबस हो गई थी। वापसी पर विशाल बहुत खुश थे। रिया ने इधर उधर की बातें करने में लगे हुए थे। वो अपने मन के में ही मन डर रही थी, अभी अपने सवाल पर आ जाएंगे, और आखिर उसका डर सामने आ ही गया। विशाल ने अचानक पूछ लिया, अपने पापा से गाड़ी की बात की थी रिया? तो रिया कहने लगी, जी वो मैं, बोलो बोलो, अटक क्यों रही हो? जी मुझे याद नहीं रहा। तो विशाल ने कहा, कमाल है, और बहुत ही कड़क लहजे में कहा था। कमाल है, मैंने तुम्हें रात में फोन करके याद दिलाया था, फिर भी तुम कैसे भूल गई? विशाल गुस्से में रिया से बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले विशाल से बोलने वाला विशाल ये नहीं जो रिया से इतने प्यार से बातें कर रहा था, वह तो कोई और इंसान था। रिया ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जब दोनों घर पहुंचे तो बहुत सारे मेहमान अभी भी मौजूद थे। वह वहीं बरामदे में बैठ गई। पता नहीं क्यों अपने कमरे में जाने का दिल नहीं किया। रिया का वह वहीं बैठी रही जैसे सब कुछ हार कर आई हो। गहरी थकान और उदासी उसके पूरे वजूद में समाई हुई थी। उसकी खूबसूरत आंखों ने बहते हुए आंसुओं की गहराई का अंदाजा किसी को भी नहीं था। उसके होठों पर सजी जख्मी मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए दुख को कौन जान सकता था। खाना खाकर जब वह अपने कमरे में आई तो विशाल उसके पीछे पीछे चले आए, वो भी बहुत खुश और हंसते हुए। वह रिया यह देखकर चौंक गई। इतनी उदास क्यों हो? विशाल ने उसे जो पूछा, और कहा कि मेरे सिर में। रिया ने कहा, बहुत दर्द हो रहा है। वह आंखें चुरा कर बोली, लेकिन सिर में क्या हो गया? तो वह तो जो बहुत ही दुखी थी। वह कहने लगी, कुछ नहीं, थकान की वजह से हो रहा है। तो विशाल ने कहा, अच्छा, दूध के साथ कोई गोली ले लो। विशाल ने चिंता जताई। तो रिया का दिल जो किया कि वह कह दे कि कोई ऐसी जरूरत नहीं है, इससे अच्छा तो मुझे कोई ऐसी गोली दे दो जिसे खाकर मैं हमेशा के लिए सो जाऊं। पर वह बोली, कुछ नहीं, अभी सो जाऊंगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वह कहने लगी विशाल से, क्यों, रात भर जाग रही थी क्या? विशाल ने कहा। तो उसने कहा, नहीं। उसका दिल किया कि कह दे नींद ने उसे अपनी गोद में लेकर बहुत जल्दी सारी तकलीफ सोचों से आजाद कर दिया था। वह धीरे से मुस्कुराकर बोली कि तो फिर क्या बात है? तो वह कहने लगा, कोई बात नहीं। उसने बात खत्म की और कपड़े लेकर अपने रात के कपड़े पहनने चली गई, लेकिन वो सारी रात सो नहीं सकी थी। विशाल उसके मूड की परवाह किए बगैर खुद इत्मीनान से गहरी नींद सो गए, और वह सारी रात आंसू बहाती रही थी। हे ईश्वर, क्या शादी इसी को कहते हैं? शादी तो 2 दिलों का मिलन होता है, शायद खुशियों का बंधन होता है, जिंदगी का खूबसूरत मोड़ होता है, 2 दिलों के लिए खुशियों का संगम होता है। अपने घर में भाभियों को देखकर तो यही लगता था रिया को कि शादी के बाद लड़की के सारे जहां की खुशियां मिल जाती हैं, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। किस तरह भाभियों के चेहरे शर्म से जो झुके रहते थे, भाइयों की खुशियां का ठिकाना नहीं रहता था। दोनों भाभियों को देखकर ऐसा लगता था कि बगैर पिए ही बहक रही हूं। उन्हें देखकर रिया को भी तो सोचा था कि उसकी जिंदगी भी बिल्कुल अपनी भाभियों की जैसी होगी। घर आज पता चला कि लोग बेटी के जन्म पर क्यों परेशान होते हैं। बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि बेटियों के नसीब से डर लगता है, लेकिन रिया के जन्म पर घर में बहुत खुशियां मनाई गई थी। पापा उसे प्यार से गुड़िया कहते थे। वह बहुत ही प्यारी गुड़िया जैसी थी। सोचते सोचते न जाने कब रिया को नींद आ गई। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मम्मी पापा भाई भाभी हमेशा फोन करते थे तो वो अपनी आवाज में खुशी घोलकर बातें करती थी। तब उसे खुद की अदाकारी पर हैरानी होती थी। पूरे महीने भर बाद सिया विशाल के साथ अपने मायके जा रही थी। पापा ने बुलाया था, वो तो भैया को भेज रहे थे लेने के लिए, पर विशाल ने आगे बढ़कर कहा था कि वो आ जाएगा।
रिया को लेकर विशाल बड़े खुश लग रहे थे। जैसे ही दोनों जाने के लिए घर से बाहर निकले, विशाल की मां ने आवाज देकर विशाल को बुलाया। विशाल, रिया के मन में खतरे की घंटी बज गई। वह काफी जोर से, शायद रिया को सुनाने के लिए उसकी सास बोल रही थी। अपनी पत्नी को विशाल कह दो कि अपने बाप के घर से गाड़ी की चाबी और कागज लेकर आए, वरना यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। रिया जो समझ गई, उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने दीवार पकड़ ली, नहीं तो वह वहीं गिर जाती। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठती चली गई। विशाल की मां बोलकर अंदर चली गई थी। विशाल वहीं सोफे पर बैठी गहरी सोच में डूबे हुए थे। रिया का दिल कर रहा था कि वह कहीं ना जाए, मना कर दे मायके जाने के लिए, पर उसे पता था ऐसा करना ठीक नहीं था। विशाल ने बाइक निकाली और पीछे वह जाकर बैठ गई। सारा रास्ता खामोशी में कटा। जल्दी ही घर आ गया। उन्हें देखकर सब खुश हो रहे थे। भाभी के बच्चे रिया को आकर घेर लिया। उसे सबसे हंस हंस कर मिलना पड़ा। सब उसे देखकर हैरान हो रहे थे। कितनी दुबली हो गई है, क्या ससुराल में खाने को नहीं मिलता? सास और ननंद का व्यवहार कैसा है? रिया ने कहा, सब अच्छा है, सब ठीक है, मुस्कुराते हुए बोलती रही थी। रात के खाने के बाद विशाल ने रिया से कहा था कि तुम आज यहीं रुक जाओ, तो उसका दिल धक से रह गया। वह उस जहन्नुम में जाना तो नहीं चाहती थी, पर आज यहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी। मगर विशाल ने कमाल की मेहरबानी दिखाई। वह उसे छोड़कर सबको प्रणाम करके चले गए। रिया रहने के लिए तो आई नहीं थी, इसलिए कोई सामान भी नहीं लेकर आई थी। मम्मी और बड़ी भाभी को भी ताज्जुब हुआ, लेकिन रिया ने झूठ बोला कि मैं आप सबके साथ रुकना चाहती थी। विशाल तो मान भी नहीं रहे थे। उन्हें तो बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने। अब मैं कुछ दिन आपके साथ रहूंगी। रिया ने देखा उसकी बात सुनकर मम्मी कुछ सोचने लगी थी, पर पापा बहुत खुश थे, मगर बाकी के लोग चुप से थे। वह जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई। वो कमरा जहां रिया ने अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन गुजारे थे, बचपन से लेकर जवानी तक। अपने बिस्तर पर गिरकर वो रोने लगी, और तब वो चौंकी जब कमरे में दाखिल होकर किसी ने दरवाजा बंद किया। अपनी आंसू भरी आंखों से उसने खोलकर देखा, उसकी भाभी, बड़ी भाभी उसके लिए दूध लेकर आई थी। रिया, क्यों रो रही हो? क्या बात है? सब ठीक तो है? विशाल से झगड़ा तो नहीं हो गया? भाभी हैरान होकर सवाल कर रही थी। और नहीं भाभी, रिया ने कहा, आइए आप बैठिए। क्या बात है रिया? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाना, मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ। तुम शादी से पहले दिन से ही कुछ खुश और नहीं लग रही। मुझे महसूस हुआ तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। उसकी बात सुनकर रिया जो बाजुओं में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। भाभी ने उसे बड़ी देर तक रोने दिया, फिर उसे प्यार से दूध का गिलास पिलाया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए पल्लू से उसके आंसू पहुंचे। और फिर रिया ने सोचा, आज भाभी को सब कुछ बता देगी। अगर आज वो चुप रही तो गम के ये जो शिद्दत से उसका सर फट जाएगा। फिर उसके प्यार भरे रवैये ने उसके हौसला भी उसको मिला था। उसकी भाभी बहुत प्यार से उसे पूछ रही थी कि अब वो अकेली नहीं है, उसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं जो उसका दुख बांट लेंगे। और फिर उसने अपनी भाभी के सामने सारा दिल खोल कर रख दिया। शादी के पहले दिन से लेकर आज तक की सारी बातें बता दी। जैसे सब कुछ बताकर उसका दिल हल्का हो गया। दिल पर छाए हुए दुख के बादल छट गए, लेकिन भाभी बेचारी पर तो हैरत और गम का पहाड़ ही टूट पड़ा था। जैसे वह सोच भी नहीं सकती थी कि विशाल जैसा लड़का जो इतना पढ़ा लिखा है, विदेश से घूमकर आ गया है, उसकी सोच ऐसी हो सकती है। कितनी देर तक वो सदमे की वजह से एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई थी। उनकी प्यारी ननंद जो घर भर की लाडली थी, जो बेहद अच्छी आदतों की मालिक थी, उसका नसीब ऐसा होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। उसने अपनी ननंद को गले लगाकर बहुत प्यार किया और उसे तसल्ली दी, कोई बात नहीं रिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक गाड़ी क्या तुम्हारी खुशियों से बड़ी है? तुम्हारी खुशियों के लिए तो 100-100 गाड़ियां कुर्बान। मगर भाभी, रिया ने कहा, आपको लगता है कि गाड़ी लेकर उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी? और फिर क्या जिंदगी की खुशियां इन बेजान चीजों से मिलती हैं? हमने तो कभी नहीं सोचा था कि वे लोग दौलत की वजह से शादी कर रहे हैं। आखिर विशाल खुद इंजीनियर है, अच्छी खासी सैलरी है उसकी।
अब रिया क्या कहती, वह तो खुद ही इस रिश्ते के लिए तैयार हुई थी। अब क्या किया जाए? कि भाभी कहने लगी, मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए खामोशी साध लेनी चाहिए, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। उसकी भाभी ने कहा, क्या मतलब? रिया ने कहा, भाभी मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए खामोशी साध लेनी चाहिए, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। उसकी भाभी ने कहा, क्या मतलब? मतलब ये है भाभी, रिया ने फिर कहा, मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रह जाऊंगी। तो उसकी भाभी ने कहा, तुम 100 बार यहाँ रहो, लेकिन कहीं हालात ज्यादा खराब हो गए तो रिया अपनी भाभी से कहती है, आपको क्या लगता है गाड़ी देने के बाद सब ठीक हो जाएगा? जब इतनी सारी चीजें लेकर वो लोग खुश नहीं हुए तो क्या जिंदगी इसी तरह गुजरती है? क्या घर इसी तरह बसते हैं? पापा ने मुझे कम तो नहीं दिया, मगर वो लोग जरा भी खुश नहीं थे। अगर जिंदगी ऐसी ही गुजरनी है तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। विशाल की माँ तो जैसे मुझसे नफरत करती है, वो इस तरह मुझे देखती है कि मेरा मन करता है कहीं जाकर छुप जाऊं। और विशाल भी तो बहुत बुरे और मतलबी हैं, शायद पढ़ाई करके उन्होंने यही सब सीखा है। उसकी भाभी कहने लगी, नहीं रिया, विशाल ऐसे नहीं हो सकते। दरअसल इकलौते बेटे पर अपनी माँ के असर में ज्यादा होते हैं। शायद जब वो अलग होंगे तो तुम लोग आराम से रह सकोगे। लेकिन भाभी मैं अलग नहीं होना चाहती। उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। सारा दिन बीतने के बाद जब रात आती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मौत आ रही है। वो मुझे रात के नाम से ही डर लगने लगता है। अब उस शख्स से मेरा सामना होगा तो भाभी आप ही बताइए सारी जिंदगी किस तरह गुजरेगी और अलग घर में मैं उन्हें कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। नहीं नहीं रिया, ऐसा नहीं कहते, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं मायूस नहीं हूं भाभी, रिया ने कहा। लेकिन छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे भैया के दोस्त के भाई का कितना अच्छा रिश्ता था। लड़का डॉक्टर था, स्मार्ट था। तुमने उसे के मुकाबले विशाल को पसंद किया, क्यों? फैसला तो तुमसे पूछकर किया गया था। हाँ भाभी, उस समय मुझे भी विदेश रिटर्न बंदा पसंद आ गया था। शादी के लिए मुझे लगा कि वो ज्यादा खुले विचारों वाले होंगे। अब रिया उन्हें पूरी बात क्या बताती। फैसले तो दरअसल आसमानों में तय होते हैं, तुम ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे पापा और दोनों भैया सोचने के लिए हैं। उसकी भाभी ने कहा, वे कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस मुश्किल का। हाँ तुमने ठीक कहा है, कुछ दिन वाकई चुप रहते हैं। गाड़ी तो वैसे भी खरीदी हुई है, बस रजिस्ट्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटी बाकी है। वह तो ठीक है भाभी, मगर ऐसे घटिया बातों को मैं नहीं मानती, मैं नहीं देना चाहती उन्हें। रिया, उसकी भाभी ने कहा, जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता। मेरा ख्याल है गाड़ी की फरमाइश विशाल की माँ की होगी। विशाल बेचारे मजबूर हो गए होंगे। तो रिया ने कहा, भाभी अंदर से खुद परेशान थी पर रिया को दिलासा दे रही थी। रिया को मायके में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया, पर एक बार भी विशाल का फोन तक नहीं आया। रिया को इस बात का कोई गम नहीं था, वो यहाँ बहुत खुश थी। उसकी सेहत भी अच्छी हो गई थी। उसे कभी कभी अपनी भाभीियों की किस्मत पर रश्क आता था। उनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। और एक वह थी बड़ी भाभी, कभी कभी बहुत परेशान हो जाती जब रिया की मम्मी उनसे ये पूछती कि क्या बात है बहू, रिया यहाँ क्यों रह रही है। तब वह उन्हें समझाती, आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी, क्या शादी के बाद लड़कियां अपने माँ बाप के घर नहीं रह सकती? मगर कोई वजह तो होनी चाहिए। उसकी माँ कहती, अभी तो शादी को 2-2.5 महीने हुए हैं, शुरू के दिन तो पति पत्नी के साथ होते हैं और रिया को यहाँ आए हुए महीना पूरा होने वाला है। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर विशाल बाबू भी तो मिलने नहीं आए। बहू मुझे डर लग रहा है, उस लड़की से पूछो खैरियत से तो आई है ना, कहीं लड़ झगड़ कर तो नहीं आई। तो उसकी भाभी कहने लगी, अरे नहीं माँ जी, आप क्यों, आपको ऐसा लगता है रिया किसी से झगड़ा कर सकती है? दरअसल उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है बस। क्यों, क्या हुआ है? देखने में तो ठीक ही लग रही है। उसकी सास ने कहा। रिया इधर से ही गुजर रही थी कि उसकी बातें सुनकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसने बड़े दुख से सोचा, क्या शादी के बाद लड़कियां बगैर किसी वजह के अपने माता पिता के घर नहीं रह सकती? अभी कल की ही तो बात है जब इस घर में उसकी विदाई हुई थी। वह बेफिक्री के दिन
खुशियों के पल और लाड प्यार की घड़ियां इस वक्त इतनी जल्दी क्यों गुजर गईं? प्यार और खुशियां देने वाले दिन कहाँ चले? और उन्हीं बेचैन पलों में रिया को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे बहुत दुख हुआ। वह बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। अभी तो जिंदगी बारीकियों से गुजर रही थी। ठीक से पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं बना था। बड़ी भाभी ये जानकर बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे प्यार से समझाया, देखो, माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा रुतबा है। कुदरत तुम्हारे कदमों तले जन्नत बिछाना चाहती है। बच्चे के आने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। औलाद तो पति पत्नी के दिलों को प्यार से भर देती है। पर रिया सोच रही थी, जब दिल ही टूट गया है तो कैसा प्यार, कैसी मजबूती। यूं ही अचानक एक दिन विशाल आ गए। रिया को पूरा यकीन था कि बड़ी भाभी ने उन्हें फोन किया होगा। उसके दिल में कोई खुशी महसूस नहीं हुई और विशाल रिया की खूबसूरती देखकर हैरान हो रहे थे। रिया के चेहरे पर अलग ही रूप चढ़ा था। उसकी पत्नी माँ जो बनने वाली थी, आज उन्हें जो बहुत प्यारी लग रही थी, वह उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। पर रिया ने बहुत तंज से कहा, अपनी मम्मी से पूछ लीजिए, गाड़ी के बिना वो अपनी बहू को अपने घर में आने देंगी? तो विशाल ने कहा, अरे गाड़ी तो एक हफ्ते पहले ही भैया ने भिजवा दी थी, ये देखो चाबी, उसी गाड़ी में तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और रिया को तो ये जानकर बिल्कुल हैरान हो गई। उसे बताए बगैर इतना कुछ हो गया, यह सब जरूर बड़ी भाभी ने किया है। उसे बहुत दुख हुआ। उसे विशाल की माँ के कड़वे बोल याद आ गए, अपनी पत्नी को बोल दो गाड़ी लेकर आए, वरना अपने माँ बाप के घर ही रहे, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यानी उस घर में जाने की शर्त पूरी हो गई थी। उसका अपना आप जो चकनाचूर हो गया था, यह देखने के लिए किसी को फुर्सत नहीं थी। ना चाहते हुए भी विशाल के साथ रिया को जाना पड़ा। तुमने बड़ी खबर मुझे नहीं बताई? वो शिकायती लहजे में विशाल ने कहा। शिकायतें तो उसके पास बेहिसाब थी, मगर बेहद सपाट लहजे में उसने कहा, मुझे खुद मालूम नहीं था। रिया ने कहा, अच्छा, तो फिर किसे मालूम होना चाहिए? बियान ने तंज से पूछ लिया। रिया खामोश रही। इतने दिन बाद वो घर आई थी, पर किसी को भी उसके आने की खुशी नहीं हुई थी। सबको बस जो गाड़ी की फिक्र थी। विशाल को भी रिया का जरा भी ध्यान नहीं था, न ही उसके आराम का, न ही उसकी अच्छी खुराक का। विशाल ने एक बार भी नहीं सोचा कि रिया को किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। घर की नौकरानी छुट्टी पर गई तो वापस कभी नहीं आई। दोनों बहनें कॉलेज जाती, इसलिए किचन का सारा काम रिया को ही करना पड़ता। अपने मायके में उसने कभी इतना काम नहीं किया था। एक दिन बर्तन धोते समय ऐसा चक्कर आया कि वह वहीं गिरकर बेहोश हो गई, और जब उसे होश आया तो खुद सोफे पर पड़े हुए खुद को पाया। पता नहीं यहाँ तक उसे कौन लेकर आया। रिया को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। विशाल के पापा की आवाज आ रही थी, इस हालत में तुम उससे इतना काम क्यों करवा रही हो? क्या हाल हो गया उस बेचारी का? अगर सिर फट जाता तो? तभी उसकी सास ने कहा, तो क्या होता, फटा तो नहीं ना? विशाल की माँ की आवाज बहुत तीखी आई थी। यह सब नखरे हैं, काम ना करने के बहाने हैं। तो उसका ससुर कह रहा था, भगवान से डरो, उसके बाप के घर में नौकर लगे हैं, उसने कब इतना काम किया होगा? और फिर उसकी हालत तो देखो, क्या हुआ उसकी हालत को? उसकी सास ने कहा, ठीक तो है, ठीक ठाक है, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, यह कोई अनोखा काम तो नहीं कर रही। अच्छा, पर थोड़ा चुप रहो, आज ही मैं एक काम वाली ढूंढता हूँ और उसे किसी को दिखाओ कि उसको किसी लेडीज डॉक्टर के पास लेकर जाओ, बहुत कमजोर हो गई है, इस हालत में दूध फल वगैरह की उसे जरूरत होती है। रिया की हालत देखकर विशाल के पिता अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रिया से अधिक काम ना ले और उसे फल दूध वगैरह दे। सुनकर उसकी सास भड़क उठी थी और कहने लगी, मुझसे उम्मीद मत रखो। अच्छा, अगर इतना ही ख्याल है तो इसे इसके माँ बाप के घर भेज दो, वहां नौकर चाकर फल दूध सब मिल जाएंगे। अब हम ऐसे भी गए गुजरे नहीं है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, उसके ससुर ने कहा। यह सब सुनकर सिया उठ गई और किचन में जाने लगी तो विशाल के पिताजी ने उसे टोका और कहा, बेटा तुम आराम करो,
पर पापा जी वो बर्तन, रिया ने कहा, बर्तन धुल जाएंगे, कमरे में आराम करो। कमरे में आकर वह बहुत देर तक रोती रही। घंटे भर बाद छोटू बाहर के काम करने के लिए जो नौकर रखा था वह खाना लेकर आया। रिया को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने जल्दी से खाना खा लिया। उसके बाद वह सो गई और सीधे शाम को उसकी नींद खुली। विशाल भी ऑफिस से आ चुके थे। उन्हें शायद रिया के गिरने की बात पता चल गई थी, क्योंकि वो उससे अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन ना तो उन्होंने कुछ पूछा और ना ही सिया ने कुछ बताया। अब रिया केवल किचन का काम देखती थी। झाड़ू लगाने और बर्तन धोने के लिए काम वाली रख ली गई थी, लेकिन खाने में पौष्टिक आहार की कमी की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। जब वो अपने मायके जाती तो डॉक्टर से चेकअप करवाने चली जाती थी और वापसी पर मम्मी दवाइयों के साथ ढेर सारे फल और ताकत की चीजें साथ में देती थी। सब उसकी गिरती सेहत देखकर परेशान हो जाते थे, लेकिन वो केवल दवाइयों का इस्तेमाल कर पाती थी। बाकी चीजें कम ही उसके हिस्से में आती थी। रिया में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद अपने लिए कुछ एक गिलास दूध भरकर ही पी सकती। ऊपर से विशाल की मां ने उसे यह कहकर परेशान कर दिया था कि उन्हें पोता ही चाहिए। ऊपर से विशाल की मां ने उन्हें यह कहकर परेशान कर दिया था कि उन्हें पोता ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो उसकी शकल भी नहीं देखेंगी। एक दो बार विशाल के पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी कि ऐसी बातें मत करो, बस बच्चा सेहतमंद हो और ये प्रार्थना करो, मगर आखिरी दिन तक उसे यह एहसास दिलाया गया कि बेटा होना चाहिए। और इसके लिए जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, उसके डर से हालत खराब होती जा रही थी। इसी टेंशन की वजह से जचगी के वक्त से 10 दिन पहले ही वह बेहोश हो गई थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके मायके वालों को भी खबर दे दी गई थी। लेडी डॉक्टर ने सबको बहुत डांटा। सिया का एचबी इतना कम था कि उसे तुरंत खून चढ़ाया गया। बड़े भैया ने उसे खून दिया था। रिया मौत के मुंह से वापस आई थी और उसे पता चला कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। यह सुनकर वो सहम गई। अब क्या होगा? अपनी सास की नजर में वो बिल्कुल बेहाल हो गई थी। करीब 2 महीने वो अपने मायके में रही। सब लोग बहुत खुश थे। सबने बड़े प्यार से बच्ची का नाम परी रखा। कभी कभी रिया को बहुत डर लगता। उसे लगता कि ठीक ही लोग बेटी के जन्म से परेशान होते हैं, कहीं मेरी बेटी की किस्मत भी मेरी जैसी हो गई तो क्या होगा। जब वो अपने मायके से ससुराल जा रही थी, मम्मी पापा ने सबके लिए बहुत सारी चीजें भेजी थी। साथ में रिया सोच रही थी कि कौन सा इन सामानों की वजह से उसकी कदर बढ़ जाएगी। उसका दिल कर रहा था कि वो यह सब चीज लेने के लिए मना कर दे। वे लोग तो इतना सामान पाकर भी और ज्यादा सामान की आस लगाए बैठे हैं। वो लोग लेना अपना हक समझते हैं, लड़के वाला होने का हक। जब ये शादी केवल वसूल करने के लिए ही की गई थी तो देने का क्या फायदा। पर जब उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी तो उसकी आंखें भर आईं। 2 महीने बाद वो ससुराल आई, तब उसे जाकर पता चला कि विशाल का ट्रांसफर दिल्ली हो गया है। विशाल का प्रमोशन हो गया था, पर उसकी मम्मी को लग रहा था कि ये प्रमोशन रिया के भाइयों ने करवाया है, इसलिए बहुत नाराज थी वो। जबकि रिया के भाइयों को तो कुछ पता भी नहीं था। ऊपर से वो खुद रिया को अपने से इतना दूर नहीं भेज सकते थे और ना ही रिया ने ऐसा कुछ सोचा था। विशाल को ये बात अच्छी तरह पता थी, पर उन्होंने अपनी मम्मी को समझाने की कोई जरूरत नहीं समझी। बल्कि रिया तो ये देखकर हैरान थी कि अपनी माँ की बातें सुनकर वो खुश हो रहे थे। अगले हफ्ते विशाल दिल्ली चले गए। तब रिया को एहसास हुआ कि चाहे वो जैसे भी थे, उनके बगैर वह नहीं रह सकती। रिया को विशाल की कमी महसूस हो रही थी। हालांकि घर के काम और परी की देखभाल में वो बहुत थक जाती थी, पर फिर भी उसे रह रहकर विशाल की याद आती थी। काम करते करते वो ऐसे चौंक जाती जैसा अभी विशाल आ जाएंगे। भाई चाय पिलाओ जरा, मेरे जूते कहाँ हैं, लाल वाली फाइल देना, एक गिलास पानी देना। विशाल के दिल्ली चले जाने से रिया उन्हें हमेशा याद करती थी। कमरा विशाल के नहीं होने से जो खाली खाली लगता था। विशाल को दिल्ली में नया घर मिल गया था। यह सुनकर रिया खामा खाई खुश हो गई थी। विशाल एक वीकेंड पर अचानक घर आ पहुंचा
आज पूरे 1 महीने बाद रिया उन्हें देख रही थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद देख रही हो। उस समय रिया पसीने से लथपथ थी। काम वाली बाई 2 दिन से नहीं आई थी। पूरे घर का काम और फिर परी की देखभाल उसने 2 दिन से बालों में कंघी भी नहीं की थी। रिया विशाल को देखकर शर्मिंदगी फील कर रही थी। पता नहीं विशाल ने इस ओर ध्यान भी दिया था या नहीं, पर उसने रात में जल्दी से काम समेटकर कपड़े बदल लिए और बाल भी सुलझा लिए थे। फिर आज पहली बार विशाल उसे अच्छे लगे। शायद महीने भर की जुदाई इस मोहब्बत का कारण बन गई थी। फिर वो उसकी बेटी के पिता भी थे और दोनों एक खूबसूरत और पवित्र शादी के बंधन से जुड़े हुए थे। सुबह जब उन्होंने अचानक कहा कि वह रिया को अपने साथ लेकर जाएंगे, तो रिया हैरान हो गई, क्योंकि रात में तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। पापा तो इस बात पर नॉर्मल थे, पर बयान की माँ ने एकदम तूफान खड़ा कर दिया था। कोई जरूरत नहीं है, अभी बच्ची बहुत छोटी है, फिर तुम अपने खर्चे कैसे बर्दाश्त करोगे। रिया का दिल किया कहे कि अगर एक बड़ा इंजीनियर अपनी पत्नी और बच्ची के खर्चे नहीं उठा सकता, तो फिर बेचारे गरीब लोग क्या करते होंगे। मगर उसकी इतनी मजाल नहीं थी कि वो सबके सामने अपना मुंह खोल सके और कुछ कहे। रिया ने सोचा कि ये किस तरह का इंसान है जो अपनी माँ के सामने कुछ कह ही नहीं पाता, ना ही कुछ बोल सकता है। वह उनकी मर्जी के बिना कुछ कर भी नहीं सकता। रिया सोच रही थी आज विशाल के साथ अपने मायके जाकर सबसे मिल लेगी, पर वो उनसे कह ही नहीं सकी। वो अगले दिन वापस भी चले गए। विशाल के जाते ही विशाल की माँ उस पर गुस्सा करने लगी, कहने लगी, बहू मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकियों को। पहले तुम्हारे माँ बाप ने मेरे बेटे का ट्रांसफर करवा दिया और अब तुम मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा रही हो कि वो अपने माँ बाप से दूर हो जाए। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। विशाल पहले मेरा बेटा है, तुम्हारा पति वो बाद में है। घर का काम कौन करेगा, तुम्हारा बाप। तुम दिल्ली मरकर भी नहीं जा सकती हो। तुम्हारे बाप ने दहेज में नौकर चाकर दिए हैं जो काम करेंगे। रिया फर्श पर पोछा लगाने लगी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अचानक ही वह चौंक उठी। उसने अपनी भीगी आंखों से देखा तो जैसे जमीन उसके कदमों से सरक गई। उसका दिल डूबने लगा। सामने रिया के पापा खड़े थे। पता नहीं कब से शायद विशाल की माँ की तेज आवाज में उसे गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी थी, मगर उनका चेहरा देखकर रिया का दिल डर गया। वह सब कुछ जान चुके थे। उनकी बेटी के साथ कैसा सलूक होता है वो यह भी जान चुके थे। उनका चेहरा पसीने से तर हो गया था और रंगत उड़ी हुई थी। रिया ने कहा, पापा आप। बड़ी मुश्किल से वह बोल पाई थी। आप कब आए? आइए बैठिए ना, आप परी से मिलने आए हैं ना, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। परी भी जाने कब से जो रोए जा रही थी। जब रिया परी को कमरे से बाहर लेकर आई तो उसने देखा उसके पापा जा चुके हैं। ये क्या हुआ? क्या पापा को सब पता चल गया था कि उनकी इकलौती बेटी पर क्या गुजर रही है? वह जो बात अपने पापा से छुपाना चाहती थी उन्हें पता चल गया। वे जान चुके थे कि उनकी लाडो अपने घर में खुश नहीं थी। ओह, पापा को तो आज नहीं आना चाहिए था। काश की मम्मी जी की बातों को इतना तूल नहीं देते। कौन सा मैं दिल्ली चली गई थी। मारे दुख के रिया का हृदय फटा जा रहा था। उसके पापा को ये सब नहीं पता चलना चाहिए था। भगवान करे वो ठीक से घर पहुंच जाएं। रिया का मन कर रहा था कि वो परी को उठाकर अपने पापा के पास पहुंच जाए और उन्हें बताए, पापा आपने जो देखा सुना है वो सब गलत है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। पर वो जानती थी कि मम्मी जी उसे कभी भी मायके जाने नहीं देगी। वह बहुत बेचैन थी। उसने परी पर गुस्सा आ रहा था। उसी को देखने तो कभी कभी पापा आ जाते हैं। परी अभी बहुत रो रही थी। रिया को याद आया कि वो सुबह से भूखी है। उसे दूध पिलाने में के लिए वह कमरे में आई तो उसकी आंखें छलक पड़ी। कोई नहीं था उसके आंसू पहुंचता। सारा दिन उसी बेचैनी में गुजर गया। उसका मन किया कि अपनी भाभी को फोन करके पापा के बारे में पूछे और उन्हें सब बता दे, मगर अभी कुछ दिन पहले ही फोन करने पर मम्मी जी ने बहुत गुस्सा किया था। तब से वो खुद फोन नहीं करती थी। भाभी या मम्मी का फोन आता तभी बात करती थी।
मगर आज किसी का फोन नहीं आया था। परी सो गई थी। वो दोपहर का खाना बनाकर अपने कमरे में चली आई। उसका मन नहीं किया कि वह एक और भी खाए। ध्यान बस पापा में लगा हुआ था। रात को विशाल का फोन आया तो उसका मन इतना भरा हुआ था कि वो रो पड़ी। उसने पूछा, विशाल, अगर आप इजाजत दें तो मैं पापा के घर फोन कर लूं? तो विशाल ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, कर लो। उन्होंने पूछा तो नहीं कि क्या इजाजत क्यों मांग रही है, मगर वो जान चुके थे कि मम्मी ने गुस्सा किया होगा। फिर रिया के पापा के घर फोन मिलाया रिया ने। घर घर की घंटी बजी रही थी, किसी ने फोन नहीं उठाया। रिया परेशान हो गई। भला ये कैसे हो सकता है कि घंटी बजती रही और कोई फोन ना उठाए। उसे डर लगने लगा कि सब ठीक तो है। सारी रात वो डरती रही और भगवान को याद करती रही। सुबह उठी तो फिर फोन मिलाया, पर घंटी बजती रही, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। हे भगवान, क्या हो गया? फोन की घंटी बज उठी और वह पागलों की तरह अपने घर में दौड़ी। दौड़ते हुए बरामदे में आई। सब लोग उस समय सोए हुए थे। उसने फोन उठाया। दूसरी ओर उसके भैया थे। भैया, वह रोने लगी। पापा ठीक तो हैं? नहीं, उसके भैया ने कहा। गुड़िया, वो अस्पताल में है। क्यों भैया? रिया ने कहा, कुछ नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। अभी नहीं, थोड़ा दिन निकलने दो भैया। दिन तो निकल ही आया है भैया, आप आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, उसके भाई ने कहा, मैं आता हूं। रिया ने मम्मी जी के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो पापा जी ने दरवाजा खोला। उसने बताया तो वो परेशान हो गए और बोले, रुको, मैं विशाल की माँ को उठाता हूँ। तो रिया ने कहा, नहीं पापा, आप उन्हें मत उठाइए, वो तो देर से उठती हैं। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। रिया ने दरवाजा खोला, जल्दी से बैग में परी का जरूरी सामान भरा और भैया के साथ गाड़ी में बैठ गई। भैया का चेहरा देखकर उसे अंदाजा हो गया कि पापा ठीक नहीं है। हे भगवान, मैं अपने पापा को सही सलामत देखूं। उसका दिल डूबता जा रहा था। हॉस्पिटल जाकर उसे पता चला कि पापा आईसीयू में हैं। मम्मी को गले लगकर वो रो पड़ी। मम्मी, पापा को क्या हुआ है? कल तुम्हारे घर से होकर आए थे बेटी, घर के अंदर आते ही गिर पड़े। बस इतना कहा, मेरी रिया खुश नहीं है, उन्हें फालिस का अटैक आया था और वे कोमा में चले गए। शाम को भैया उसे घर छोड़ गए क्योंकि वह परी के साथ हॉस्पिटल में नहीं रुक सकती थी। घर आकर भी रिया को चैन आने वाला नहीं था। रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही, सोचती रही, काश पापा मेरे घर नहीं आए होते तो आज ठीक होते। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी। दूसरे दिन फिर ड्राइवर रिया को लेने आया था तो मम्मी जी ने साफ मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है जाने की। 6 महीने में वो बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो क्या तुम रोज उन्हें देखने जाती रहोगी? रिया चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई थी। आज से पहले उसे अपनी बेबसी पर इतना ज्यादा एहसास नहीं हुआ था। कितनी मजबूर हो गई थी वो। आज उन्हें देखे हुए पूरे 15 दिन हो गए थे। भैया ने बताया कि उन्होंने आंखें खोली थी और रिया को पुकार रहे थे। उनकी हालत कुछ संभली थी। उसने पहली बार मम्मी जी से मिन्नत की कि उनके सामने रोने लगी कि उसे अस्पताल जाने की इजाजत दे दें, पर वो नहीं मानी। विशाल आ गए तो उसे इजाजत लेना, मैं उसे पूछे बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगी, उसकी सास ने जवाब दिया था। और रिया ये भी नहीं बोल पाई कि विशाल आपसे पूछे बगैर कौन सा कोई काम करते हैं। बड़ी भाभी ने रिया की सासू माँ को फोन पर बात की कि रिया को आने दीजिए, तो विशाल की माँ ने कहा, आकर ले जाओ अपनी ननंद को और फिर वापस मत भेजना, तलाक का इंतजाम करके रखना। भाभी ने बगैर कुछ बोले फोन रख दिया और उसी समय रिया के पापा को होश आ गया था। वो अपनी प्यारी बेटी रिया को देखना चाहते थे। उन्होंने रिया की माँ को देखा और उसकी लड़खड़ाती आवाज जो सुनाई दी, रिया, और जवाब में रिया की माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर अपनी प्यारी बेटी को बगैर देखे ही उनकी सांसें रुक गई। उनकी आंखें अभी तक खुली की खुली थीं और वे अपनी बेटी को देखने की हसरत लिए हुए जो इस दुनिया से विदा हो गए। बड़े भैया ने आगे बढ़कर उनकी आंखों पर हाथ रख दिया। सबकी आंखें भर आईं। के ससुराल में फोन करके बता दिया गया था। फिर अर्थी के आखिरी सफर की तैयारियों में सब लग गए, पर रिया अभी तक नहीं आई थी। बड़ी भाभी ने फिर से फोन किया तो विशाल की मां ने सीधा मना कर दिया कि विशाल की इजाजत के बगैर रिया को नहीं भेजेगी। पर पिता की मौत पर भी विशाल की इजाजत की जरूरत है।
उधर से फोन कट गया था। भाभी ने बड़े भैया को सब बताया तो वे गुस्से में उनका खून खोल उठा था। उन्होंने गाड़ी निकाली और तेज चलाते हुए वे रिया की ससुराल पहुंचे। इतनी बड़ी खबर रिया के ससुर जी को पता नहीं थी। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ा और बोले, चलो रिया। भैया, रिया कहने लगी, पापा ठीक तो है ना? तुम परी को लो और मेरे साथ चलो, देर हो रही है। मैं मम्मी जी से इजाजत तो ले लूं भैया? कोई जरूरत नहीं है किसी से इजाजत लेने की, वो इतनी जोर से बोले थे। रिया एकदम चौंक गई थी। उनके चेहरे पर गम की मायूसी के साथ गुस्सा भरा हुआ था। रिया की सास उनकी तेज आवाज सुनकर बाहर आ गई थी, पर उनके चेहरे को देखकर वो कुछ नहीं बोल पाई थी। जब रिया वहां पहुंची तो कोहराम मच गया था। उस दिन की मौत ही उन्हीं बेटी के घर ले गई थी। रिया जो उनके दिल का टुकड़ा थी, उसे इस हाल में कैसे देखते, ये तो उनकी बर्दाश्त से बाहर था कि जो बेटी कितनी मन्नतों के बाद पैदा हुई थी और जिसे बेटों से अधिक चाहा था, शादी के बाद उस पर इतनी मुश्किलें आई हुई थी, वो कितनी परेशानियां झेल रही थी। काश वो सारी बातें ना सुनते तो आज उनकी जिंदगी खत्म नहीं होती। रिया अपने पापा को पकड़कर रो रही थी। सबने मुश्किल से उसे हटाया और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब बहुत देर तक उसे होश नहीं आया तो सबके उसका जो मन उसे धिक्कारने रहा था कि वो अपने पिता की मौत की जिम्मेदार है। काश पापा परी को इतना प्यार न करते, उससे मिलने ना आते बार बार, जबकि वो जब भी आते थे कभी भी उनकी इज्जत नहीं कोई करता था। विशाल की माँ अपने कमरे में चली जाती थी और वे अगर कभी सामने पड़ गईं तो एक बार हाथ जोड़कर अपने कमरे में घुस जाती थी। रिया तो उनके पास बैठती ही नहीं थी कि उसके लिए तो चाय नाश्ते की व्यवस्था में लग जाती थी। कुछ देर वे परी के साथ खेलकर वापस चले जाते थे। काश रिया भी किसी की परवाह ना करती, किसी से इतना नहीं डरती, तो ऐसा कभी नहीं होता। उसी दिन विशाल भी पहुंचे, पर सब इतने दुखी थे कि किसी ने उनसे बात नहीं की। और रिया का तो अपना होश ही नहीं था कि वो परी, ना अपना होश था ना परी का। विशाल कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आए थे। रिया के ससुर और नंदे भी आई थी, पर इन सब बातों का कोई फायदा नहीं था। रिया के पापा, जो कभी अधिक बीमार भी नहीं हुए थे, एक खुश मिजाज और सेहतमंद इंसान। रिया कह रही थी, काश उस दिन विशाल उसे अपने साथ दिल्ली लेकर चले जाते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो सब उसे दिलासा देते हुए कह रहे थे, होनी को यही मंजूर था, अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो, तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हुआ है, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। रिया ने विशाल के साथ अपनी ससुराल जाने से मना कर दिया। अगर आप मुझे दिल्ली नहीं ले जा सकते तो फिर मैं यहीं ठीक हूँ। वजह कुछ विशाल को सारी बातें पता चल गई थी। वो खामोशी से सब सुनते रहे और फिर उठकर चले गए। रिया की मम्मी परेशान हो गई। बिना कुछ बोले क्यों चले गए दामाद जी? कहीं बुरा तो नहीं मान गए? चले गए तो चले जाएं। मैं अब उस घर में रहना नहीं चाहती जहां मेरे पिता के कातिल रहते हों। रिया ने भी जवाब दे दिया। उसी रात दिल्ली से विशाल का फोन आया कि वो अपने साथ दिल्ली लेकर रिया को ले जाएंगे। रिया तैयार रहे और ससुराल जाकर सामान पैक कर ले, मगर रिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी ससुराल जाए। फिर जब विशाल आए तो उनके साथ ही अपनी ससुराल गई। रिया को लगा कि वो इतने बड़े दुख से गुजरी है, विशाल की माँ कुछ तो पसीजेगी। मगर जब विशाल के सामान पैक करना शुरू किया तो उन्होंने बवेला मचा दिया। इस घर से कुछ नहीं ले जाने दूंगी मैं, इतना ही शौक है दिल्ली में जाकर रहने का तो वहीं जाकर सब कुछ खरीदना। और रिया अपने दहेज के सामान पर भी अपना हक नहीं जता सकी थी। विशाल ने कुछ कहने की कोशिश की तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया। से कहा था, अगर तुम इस घर से सामान उठाकर ले जाओगे तो बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रहेगी? और उनकी ये निराली दलील किसी की समझ में नहीं आई थी। रिया समझती थी उसके ससुर बेचारे बहुत बेबस थे, मजबूरी में केवल कपड़े और जरूरत का सामान ही पैक कर सकी थी। रिया ने नहीं कहा कि उसके मायके जाना है, फिर भी विशाल उसे मिलाने के लिए ले गए थे और सबको इस बात का जरा शगुन हुआ कि चलो रिया अपने पति के साथ रहेगी। दिल्ली तक का सफर खामोशी में ही तय हुआ। परी भी सोती रही थी। एक जगह कार रोककर उन्होंने चाय पी, फिर सफर शुरू हो गया। और एक सफर रिया के भीतर भी जारी था, दुखों का सफर, अंदेशों का सफर। सोच रही थी अगर परी ना होती तो क्या होता। उसी की वजह से तो आज जीने की कोशिश कर रही है, नहीं तो वो अच्छी तरह जानती थी विशाल के पास ना तो एहसास था और ना ही फुर्सत। साथ ही अब अगर विशाल पूरी तरह बदल जाए तो उसे सारी खुशियां दे
तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। वो रिया, उसके मायके में सबका विश्वास खो चुके थे। अच्छी तरह सफर कैसे पूरा हुआ सोचते सोचते यह तो पता ही नहीं चला, क्योंकि जो सफर उसके भीतर था वह बहुत तकलीफ दे था। और इस सफर के बाद नया सफर सामने था, नए रास्तों से वह रिया बिल्कुल बेखबर थी। पता नहीं अब क्या होगा। अजनबी शहर, अजनबी लोग। विशाल को घर अच्छा मिला था। 3 बेडरूम का घर था। छोटा सा लॉन भी था जिसमें लगे फूलों के पौधों से खुशबू आ रही थी। क्योंकि काम तो खुद ही करना था, इसलिए रिया ने सबसे पहले किचन देखा। अभी गाड़ी से सारा सामान उतारा भी नहीं था कि विशाल ने अपने घर फोन मिलाया और कहा, मम्मी जी उसे वहीं से समझा रही थी। रिया ने कुछ सुना तो नहीं, पर विशाल के बदले हुए तेवर देखकर वो समझ गई थी कि उन्होंने क्या कहा होगा। क्योंकि विशाल ने एकदम सर्द लहजे में कहा, यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, सारा काम तुम्हें खुद ही करना होगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है, वहां भी तो सारे काम मैं अकेली ही करती थी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा, ज्यादा फालतू मत बोलो, परी को सुलाकर खाने के लिए कुछ बना लो। घर में क्या सामान है? हाँ, किचन में रखा है थोड़ी। घर में कोई फर्नीचर नहीं था, इसलिए रिया को जमीन पर बिस्तर लगा लिया और परी को सुलाकर किचन की अलमारियों को चेक किया। उसमें आटा गूंदकर रोटियां और सोयाबीन की सब्जी बनाई। विशाल खाना खाकर आराम से सो गए, जबकि सिया को नींद नहीं आ रही थी। पिछली सारी बातें उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। उसकी आंखों से आंसू अपने आप गिर रहे थे। पूरा घर खाली खाली लग रहा था। दरवाजे और खिड़कियों पर पर्दे भी नहीं थे। घर कैसा खाली खाली सा लग रहा था, और उससे भी ज्यादा खालीपन रिया के अंदर था। उसने सोचा, इस घर का खालीपन तो एक दिन दूर हो जाएगा। बाजार से सारा सामान आ जाएगा, बेड सोफा पर्दे लग जाएंगे, मगर उसके भीतर का खालीपन कैसे भरेगा। विशाल सुबह ऑफिस चले गए तो उसकी पड़ोसन आ गई। बहुत प्यारी औरत थी, उम्र में रिया से 5-6 साल बड़ी होगी। बहुत अच्छे तरीके से साड़ी बांधी हुई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वह मिसेज वर्मा थी। आपके साथ वाले घर में ही मैं रहती हूँ, मिसेज वर्मा ने बताया। विशाल भाई से मुलाकात हो चुकी है। मैंने ही उनसे कहा था कि वो जल्दी से आपको ले आए। पिछले दिनों आपके पापा की डेथ हो गई थी, विशाल भाई ने बताया था। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं इस तरह की बातें करके आपका दिल दुखाना नहीं चाहती। भगवान आपको सब्र और हिम्मत दे। और तब से ही मैं बोले जा रही हूँ, आप भी तो कुछ बोलिए ना, आपका नाम क्या है? तो रिया बोली, मेरा नाम रिया है। तो वह मिसेस वर्मा कहने लगी, आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है। तो रिया ने कहा, जी, यह सब ये कहने आई थी कि आज आपको बहुत काम होंगे। दोपहर का खाना मैं भिजवा दूंगी, आप मत बनाना। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? रिया ने कहा, घर में सारा सामान है, मैं बना लूंगी। तो मिसेस वर्मा ने कहा, अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, यह तो हमारा फर्ज है। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिसेस वर्मा कहने लगी, मेरा नाम अनीता है, आप मुझे अनीता दीदी कह सकती हैं। अच्छे पड़ोसी किस्मत से मिलते हैं। अनीता मुस्कुराई, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। अनीता ने दोपहर को बहुत अच्छा खाना भेजा था, और खाना इतना ज्यादा था कि रात के लिए भी हो गया था। रिया को लगा कि विशाल 1-2 दिन में जरूरत का सारा सामान खरीद लेंगे, पर उनका ऐसा कोई मूड नजर नहीं आ रहा था। उसने दबे लफ्जों में कहा, प्लीज पर्दे तो लेते आओ, रात को अजीब सा लगता है। तो रिया ने देखा कि शाम को डबल बेड की एक चादर खिड़कियों पर विशाल तान रहे थे। कुछ दिनों बाद बड़े भैया अपने किसी काम से दिल्ली आए थे। उसकी तरफ भी चले आए थे कि चलो रिया का हाल जान लेते हैं। अब भगवान जाने उन्हें या कोई काम था, या वो मम्मी ने उन्हें भेजा था कि देख कर आए रिया किस हाल में है। और रिया को इस हाल में देखकर उसका दिल बहुत दुखा। कैसे लोगों से जो पाला पड़ा था। विशाल ऑफिस गए थे। रिया भैया को अपने सामने अचानक देखकर बहुत खुश हुई थी कि उनसे लिपट कर रो ही पड़ी। वह खुद भी रो रहे थे और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। वो सबके लिए बहुत सारे तोहफे लाए थे। रिया ने जल्दी जल्दी उनके लिए खाना बनाया। रिया के लिए कुछ अच्छा बनाए। घर में वैसा कुछ नहीं था। विशाल सारी तनख्वाह खुद रखते थे। उसने एक दिन विशाल की माँ को कहते सुना था, रिया को पैसे मत देना, वरना उसकी आदत बिगड़ जाएगी। घर का सामान खुद ला कर देना। और विशाल कह रहे थे, मम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उसे एक पैसा भी नहीं देता हूँ, पूरी तनख्वाह अपने पास रखता हूँ। आपको हो तो बताइएगा, मैं आऊंगा तो ले आऊंगा। आपको किसी चीज की जरूरत है तो बताना। और रिया सोच रही थी,
पत्नी और बच्ची के लिए उसके पास कुछ नहीं था। बच्ची के दूध के डब्बे पर हमेशा बोलते थे, बहुत खर्च होता है, ताजा दूध लेना चाहिए। पर ताजा दूध और मंगवाना और भी महंगा था और वह उसके लिए भी तैयार नहीं थे। अब परी को सेरेलेक और दलिया वगैरह की भी जरूरत थी, पर विशाल का ख्याल था कि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। दूध, रोटी और दाल भी बच्चे के लिए काफी है और फल लाने का तो सवाल ही नहीं था। भैया थोड़ी देर बाद ही किसी काम से चले गए। इतने में अनीता दीदी आ गई और भैया के आने की बात सुनकर उन्होंने बहुत अच्छा खाना भिजवाया, अच्छी क्रॉकरी में स्वीट डिश के साथ। और रिया की आंखों में उनके लिए प्यार भरे आंसू आ गए। घर में मेज, कुर्सी, क्या दरी तक नहीं थी, इसलिए रिया ने चादर तय करके बिछा दी। पर 2:30 बजने वाले थे और अभी तक भैया नहीं आए थे। खाना भी ठंडा हो जाएगा। रिया परेशान हो उठी। तभी विशाल आए और कहने लगे, वाह, ये दावत का इंतजाम कहाँ से हो गया? तो रिया ने कहा, अनीता दीदी ने भिजवाया है, बड़े भैया आए ही नहीं। सुबह आए थे, फिर जरूरी काम बोलकर चले गए, अभी तक आए नहीं है। और तभी से गाड़ी रुकने की आवाज आई। भैया आ गए थे। विशाल बहुत खुश होकर मिले और रिया खाने के बर्तन समेटते हुए सोच रही थी कि अभी तो अनीता दीदी ने भ्रम रख लिया, पर रात को क्या करेगी। मगर भैया ने खाना खाने के बाद ही कह दिया, रात को खाना बाहर खाएंगे, चलो विशाल मार्केट चलते हैं। चलिए। विशाल तुरंत तैयार हो गया और रिया बर्तन समेट कर सो गई। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो गई थी और बाहर सामान से भरा ट्रक खड़ा था। भैया और विशाल वह सारा सामान मजदूरों से उतरवा कर घर के अंदर रखवा रहे थे। देखते ही देखते पूरा घर सेट हो गया। ड्राइंग रूम कीमती सामान से सज गया। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा, टीवी सब आ गया था। किचन में फ्रिज भैया ने अपने हाथों से लगाया था। उन्होंने बताया, पूरे घर के पर्दे कल सिल कर आ जाएंगे और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। गुड़िया और गुड़िया बेहोश होते होते बची। इसका मतलब सब कुछ सामान भैया खरीद कर लाए थे। उसे लगा था कि विशाल खरीद कर लाए हैं और वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे सब कुछ खरीद कर विशाल लाए हों। रिया ने नफरत से सोचा, गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसके लिए मम्मी पापा ने कितने शौक से सब कुछ खरीदा था। वह सारे जेवर, खूबसूरत क्रॉकरी और तमाम जरूरत की चीजें जिन्हें रिया इस्तेमाल करना तो दूर, एक बार उसने देखा तक नहीं था। आज उसे एहसास हो रहा था उसके लिए मम्मी पापा ने कितने शौक से सब कुछ खरीदा था। लेकिन जेवर पहले ही दिन उससे लेकर लॉकर में रख दिए थे और उनका नाम भी वो नहीं ले सकती थी। उस रात जब वो लोग खाने के लिए होटल में गए तो रिया बिल्कुल चुपचाप सी थी। हाँ, विशाल बहुत खुश नजर आ रहे थे। वह जानती थी इस सारी खरीदारी की बात वो मम्मी और भाभी को नहीं बताएंगे। उस रात वो कितने दिनों बाद बेड पर सोई थी, पर गद्दे का नरम बिस्तर उसे कांटों की तरह महसूस हो रहा था। काश विशाल अपने बेगैरत ना होते, उसे थोड़ी तो शर्मिंदगी होती। सारा सामान ना सही, पर कुछ तो अपने पैसे भी दे देते तो मुझे कितना बुरा नहीं लगता। अब रिया को कम हैसियत में भी जीने की आदत पड़ गई थी, पर भैया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर छोटे बड़े हर सामान से सज गया था और विशाल बहुत खुश थे। भैया चले गए और रिया के पर्स में बड़े बड़े नोट रखकर वो रो दी। कैसे कैसे बेगैरत लोग इस दुनिया में होते हैं। उसका दिल नहीं करता था विशाल की शक्ल देखने का, पर वो कितनी मजबूर थी। और इन्हीं दिनों उसे पता चला कि वो फिर से मां बनने वाली है। रिया ने रात में विशाल को यह बात बताई तो उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और बताया कि कल मम्मी पापा आ रहे हैं। और यह सुनकर रिया के जिस्म में जैसे जान ही निकल गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो उस जहन्नुम से निकल कर आई थी और वो इतनी जल्दी यहाँ आ रही हैं। जब से भैया ने उसे पैसे दिए थे, जो विशाल ने परी के दूध के पैसे देना बंद कर दिया था, सारी रात डर में सी रिया को नींद नहीं आई थी और जब वह सोकर उठी तो दर्द से उसका बदन टूट रहा था। पर हैरान तो वह तब हुई जब उसने देखा अभी विशाल की माँ को गए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि विशाल ने अपनी बहनों को फोन पर कहा, तुम लोग भी आ जाओ, अभी तो तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं। और यह सुनकर रिया फिर परेशान हो गई। अभी शायद उसे परेशान करने में कुछ कसर बाकी रह गई थी जो बहनों को बुलाया जा रहा था। विशाल ने अपनी माँ से बात की और बोले कि दोनों को कुछ दिन के लिए भेज दें। विशाल ने अपनी दोनों बहनों को इतने प्यार मनोहार से बुलाया कि उसे सुनकर रिया को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें इतने प्यार से कभी बोलना आता है? बस मेरे ही नसीब में इनका प्यार नहीं लिखा। रिया की भाभी, जो बड़ी भाभी थी, उसकी बहन की शादी थी। वह आजकल दिल्ली में अपने मायके आई हुई थी और फोन पर उन्होंने रिया और अपने घर आने के लिए कहा था।
रिया की मौसी का घर भी दिल्ली में ही था, पर रिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी मौसी के यहाँ मिलने जाती। बड़ी भाभी के बुलावे पर उसने विशाल से डरते डरते कहा, विशाल, बड़ी भाभी की बहन की शादी है, उन्होंने हम सबको बुलाया। अच्छा, तो क्या मतलब है तुम्हारा? सब लोग आए हुए हैं मेरे मायके से, देखो विशाल। तो विशाल ने कहा, देखा जाएगा, मैं मम्मी से बात करूंगा, वो जैसा बोलेंगी वैसा होगा, इसमें मम्मी जी का क्या पूछना। रिया ने कहा, एक ही शहर में शादी है, किसी दूसरे शहर तो जाना नहीं है। अच्छा, विशाल ने कहा, बकवास बंद कर, और मैंने कहा ना देखा जाएगा। तो विशाल इस अंदाज में बोले कि डर से सिया एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई थी। अगले दिन अचानक बड़ी भाभी और उनकी माँ आ गईं। उस समय विशाल ऑफिस के लिए निकल गए। वे इतने रूखेपन से मिले कि दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन दोनों को ड्राइंग रूम में बैठाकर रिया ने विशाल से कहा, आज तो घर में कोई सब्जी नहीं है, प्लीज मुझे कुछ फल मिठाई वगैरह लाकर दे दीजिए ना। नहीं है तो मैं इस सब की जरूरत भी नहीं है, इन्हें चाय पिलाओ और भेज दो। और ऐसा कोरा जवाब देकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। बड़ी भाभी ने रिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर सब समझ लिया, लेकिन उन्होंने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वह केक, फल, मिठाई वगैरह सब लेकर आई थी। रिया ने चाय बनाई और सबके हाल चाल पूछने लगी। बड़ी भाभी को मार्केट जाना था, इसलिए वो शादी का कार्ड देकर जल्दी चली गई। उसके जाने के बाद रिया विशाल के रवैये पर अफसोस कर रही थी कि अनीता दीदी आ गई। वह रिया का चेहरा देखकर समझ गई जरूर कोई बात है। तो रिया का मन इतना भरा हुआ था कि उन्हें देखते ही उनकी आंखें छलक पड़ी। रिया ने उन्हें तब सब हाल सुनाया करती थी, अपना दुख उनसे ही बांटा करती थी। अनीता दीदी, अब तो माँ और भैया भी शादी में आएंगे और उनका यही रवैया रहेगा, तो कौन सी नई बात है? क्या वे लोग विशाल को जानते नहीं है? और माँ बाप, भाई बहन के लिए लोग बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाते हैं, लेकिन इस बर्दाश्त में जो दिल पर गुजरती है, विशाल को नहीं जानते कि वह आप पर नहीं बीतती है ना। विशाल को तो नहीं लगता। मैं सब समझती हूँ रिया, अनीता दीदी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, कब है शादी? तुमने कोई तैयारी की है? तैयारी क्या दीदी, सारी तनख्वाह तो विहान अपने पास रखते हैं, जेवर सासू माँ ने पहले ही अपने पास रख लिए हैं, सारे भारी कपड़े ससुराल में ही रखे हैं, तो फिर शादी में कैसे शामिल होंगी? पता नहीं दीदी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि विशाल इजाजत भी देंगे या नहीं। खैर, इजाजत तो दे ही देंगे। अनीता दीदी मुस्कुराई, फिर इधर उधर की बातें करने लगी और शिया का मन बहल गया। अगर वही हुआ, विशाल ने उन्हें शादी में शामिल होने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि ऊपर से विशाल की मां ने उन्हें इजाजत नहीं देने के लिए कहा था। उस दिन वह बहुत रोई, सबसे मिलने के लिए वह तड़प रही थी। शादी में जाने के बाद रिया की मम्मी और सब लोग आए तो रिया ने भगवान का शुक्र किया कि विशाल ऑफिस में थे। मम्मी रिया का घर देखकर बहुत खुश हुई। तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है रिया। और भाभी ने रिया के रखरखाव और सलीके की बहुत तारीफ की। आज वे लोग उनके लिए बहुत सारे तोहफे और फल मिठाई लेकर आए थे। रिया ने अनीता दीदी को बुला लिया। सबने खूब बातें की। बहुत दिनों बाद रिया इतने खुश होकर बातें कर रही थी। शाम को विशाल ऑफिस से आए, तब तक सब उनसे मिलने के लिए रुके हुए थे, पर वो सीधे अपने कमरे में चले गए। रिया चाय बनाने के लिए उठने लगी तो भाभी ने मना कर दिया। वो फ्लास्क में चाय भरकर लाई थी। बड़े भैया की बेटी कनक भी आई थी। साथ में रिया को बहुत मन था कि उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट दे, पर यह उसकी किस्मत में नहीं था। बड़े भैया विशाल के पास कमरे में चले गए मिलने के लिए और रिया इंतजार करती रही कि वो बाहर निकल कर आएंगे मम्मी और भाभी वगैरह से मिलने के लिए, पर विशाल बाहर नहीं आए। मजबूरन मम्मी ही अंदर मिलने गई और उनके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। जाते वक्त सबने परी को बहुत सारे रुपए भेंट के तौर पर बहुत सारे दिए थे। रिया बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उन सब के जाने के बाद उसका दिल इतना भरा हुआ था कि वह जमीन पर बैठकर रोने लगी, पर विशाल बाहर नहीं आए। बहुत देर हो गई तो उसे एहसास हुआ और उसने कमरे में जाकर पूछा, आप खाना खाएंगे? तो विशाल ने कहा, क्यों, भूख हड़ताल करने का मन है? और फिर रिया किचन में गई और खाना गर्म करके ट्रॉली में सजाकर उनके कमरे में ले गई। खाने में बहुत सारी वैरायटी देखकर विशाल हैरान होते हुए कहा, इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ नहीं मंगाया, सब कुछ भाभी लेकर आई थी। उनका तो मन कर रहा था कि उन्हें बहुत सुनाए, लेकिन भाभी और मम्मी के आने की बात सुनकर सब्जियां तक लाना बंद कर दिया था। और कौन से पैसे उसे देते हैं जो कुछ खरीद कर वह ले आए। विशाल आराम से खाना खा रहे थे। उस दिन जाने क्यों रिया का मन नहीं कर रहा था कि अपने बेडरूम में जाने का।
परी तो जल्दी सो गई थी, पर रिया किचन का काम करने के बहाने से रुकी रही और कितनी देर उसने लगाई थी। जब वो बेडरूम में गई तो विशाल सो चुके थे। उफ, कितनी नफरत महसूस हो रही थी रिया को सामने सो रहे उस शख्स से। उसकी शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा था, मगर कितनी मजबूर थी। उसने दुख से सोचा। अगली सुबह परी ने अपने पिता को बहुत खुश होकर बताया, पापा कल नानी और मामा मामी मुझे ढेर सारे पैसे दिए थे। अच्छा? तो विशाल ने खुश होकर मुस्कुरा कर रिया से पूछा, कितने पैसे दिए, बताओ ना। रिया कहने लगी, मुझे नहीं पता। रिया ने बेरुखी से कहा और उठकर बाहर चली गई, लेकिन विशाल भी उसके पीछे पीछे आ गए। यह कौन सा तरीका है बात करने का? बहुत ही गुस्से में था विशाल। वही तरीका जो आप इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं उस दिन रिया को क्या हुआ था, उसने तुरंत जवाब दे दिया और उसके जवाब देने की देर थी कि विशाल आपे से बाहर हो गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जवान लड़ाओ? और बर्दाश्त करने की भी हद होती है। विशाल विशाल ने कहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, ज्यादा बकवास मत करो। आप मुझे हाथ लगाकर तो देखिए, किस बात पर इतना अकड़ रही हो? विशाल ने कहा, आप लोग किस बात पर अकड़ते हैं? उस दिन रिया में बहुत कुछ हो गया तो उसने जो तुरंत जवाब दे दिया, तुम मेरे माँ बाप को कह रही हो? चोर की दाढ़ी में तिनका। और रिया मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट उसे बहुत महंगी पड़ी। विशाल ने उसे इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो संभल भी नहीं पाई कि उसका सिर दीवार में जा टकराया। रिया का सिर में चोट लगी और खून बहने लगा, होंठ भी कट गए थे। रिया जोर जोर से रोने लगी। उसे वैसे ही छोड़कर विशाल ऑफिस चले गए। बहुत देर बाद उसे होश आया तो देखा कि परी बहुत रो रही थी। रिया उसे गले लगाकर चुप कराने लगी। फिर परी को चुप कराकर दूध पिलाया और खुद पानी पिया। जब कुछ संभली तो खुद को आईने में देखा। माथे पर गहरा जख्म था, आंखें सूज गई थीं, होठों के पास खून सूखकर काला पड़ गया था। और तभी अनीता दीदी आ गई। उन्होंने सोचा था कि आज रिया बहुत खुश होगी, कल उसके भाभी भैया और मम्मी जो मिलकर गए हैं, पर उसकी हालत देखकर वह चौंक गई। ये क्या हुआ रिया? कुछ नहीं दीदी, सीढ़ियों से गिर गई थी, थोड़ा चक्कर आ गया इसलिए। तो अनीता ने कहा, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या हुआ। और रिया जो रो पड़ी और कहने लगी, क्या बताऊं दीदी, आज तो मेरी ही गलती थी, अपना बंद मुंह नहीं रख पाई और उनके आगे जवान लड़ाने पड़ी। तो अनीता कहने लगी, वाकई गलती है, चुप रहकर तुमने उन लोगों को सिर पर जो चढ़ा रखा है, गलती तो तुम्हारी ही है। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता दीदी, उनके मुंह लगने का अंजाम यह होता है। और उसने पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर अनीता को बहुत दुख हुआ। कितने पैसे मिले हैं परी को? तो अनीता ने रिया से पूछा। तो रिया ने कहा, मैंने नहीं गिने। लाओ, अनीता ने कहा, मुझे दो, तुम्हारी अमानत मैं संभाल कर रखूंगी। अनीता ने किचन में से लाके वो पैसे गिने तो पूरे 11,000 थे और उसने वो अनीता दीदी को दे दिए। अनीता दीदी ने कहा कि आराम करना, वो कोई लाट साहब थोड़ी हैं जो तुम उठ के खाना बनाओगे। कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, भगवान उसे सद्बुद्धि दे। रिया को तेज बुखार था। अनीता दीदी परी को अपने साथ ले गई थी। विशाल ने खुद ही खाना गर्म करके खा लिया, पर रिया की हालत देखकर कुछ भी नहीं पूछा था। अनीता दीदी रात में रिया के लिए सूप बनाकर लाई थी। उसे जगाकर जबरदस्ती पिलाया था। 2 डिस्प्रिन की गोलियां खिलाई और एक नींद की गोली भी खिलाई ताकि रिया को आराम से नींद आ जाए। सुबह रिया की नींद खुली तो विशाल ऑफिस जा चुके थे। हालांकि अनीता दीदी ने कोई भी काम करने से मना किया था, फिर भी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसने दोपहर का खाना बनाया और आकर लेट गई। अब उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद अनीता दीदी आई तो उससे नाराज हो रही थी कि सिया, जब मैंने मना किया था तो खाना बनाने की क्या जरूरत। अनीता दीदी ने जबरदस्ती रिया को उठाकर खाना खिलाया और दर्द की दवा दिलाकर उसे जो दोबारा सोने के लिए बोल दिया। रिया जैसे ही ठीक हो गई थी, किसी को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी। विशाल को तो फुर्सत ही नहीं थी और ना ही जाने की जरूरत थी, क्योंकि विशाल का तो ख्याल थी ये सारे नखरे हैं काम नहीं करने के। रिया की मम्मी ने डिलीवरी के 2 महीने पहले ही रिया को अपने पास बुला लिया था। मायके आकर रिया की हिम्मत कुछ पस्त हो गई थी। हालांकि विशाल ने कहा था कुछ दिन ससुराल में भी जाकर रहे, लेकिन ना तो रिया में इतनी हिम्मत थी और ना ही मम्मी और भैया ने उसे जाने दिया। इस बार भैया भी गुस्से में थे, बोले जो होगा देखा जाएगा। आते ही रिया को बुखार चढ़ गया जो उतर ही नहीं रहा था।
इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वह बहुत कमजोर है, डिलीवरी के वक्त कुछ भी हो सकता है। मजबूरन उसे खून और ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ी। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त नजदीक आया, उसे रिया को डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। कहीं इस बार भी बेटी हुई तो पता नहीं विशाल की माँ रिया और विशाल का तलाक ही ना करवा दे। उस रात रिया को नींद नहीं आ रही थी, किसी पल भी उसे चैन नहीं आ रहा था। सोच रही थी शादी के 3 सालों में उसने क्या पाया, विशाल ऐसे क्यों है। बीच में कभी वो अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, फिर उनकी मम्मी से बात होती है और वापस पहले की जैसे व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा देखा जाए तो विशाल एक लायक अफसर और शरीफ इंसान थे, और उसके मायके और रिया को छोड़कर सबके साथ उनका जो अच्छा व्यवहार था। चौकीदार माली की भी वो गाय बेगाहे मदद कर दिया करते थे। मिलने जुलने वाले लोगों से भी उनका अच्छा व्यवहार था। अपने दोस्तों के साथ भी उनका अच्छा व्यवहार था। यहाँ तक कि वह यह सोचकर बहुत परेशान हो रही थी, उसने सोचा कि उसके मायके वाले माली और चौकीदार से भी गए गुजरे थे। उनके लिए उस रात वह बहुत रोई, इसलिए सुबह तक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दोपहर को उसने एक बेटी को जन्म दिया। क्योंकि रिया बेहोश थी और उसकी मां ने यह सोचकर परेशान थी कि जब उसे होश आएगा तो बेटी के जन्म का सुनकर वह क्या सोचेगी। मगर जब उसे होश आया तो उसने बेटी के जन्म की बात सुनी तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे पता था कि उसे बेटी होगी। रिया की ससुराल में खबर भिजवाई गई, लेकिन वहां से कोई मिलने नहीं आया। भैया ने बहुत ही प्यार से बच्ची का नाम नेहा रखा, जो रिया को भी बहुत पसंद आया। विशाल का फोन आता था, अधिकतर उसकी बातें मम्मी या भैया से होती थी। रिया अक्सर बच्चों में लगी रहती थी। विशाल को भी फोन रखने की जल्दी होती थी, इसलिए बात नहीं हो पाती थी। एक दिन अचानक ही विशाल आ गए। रिया को बहुत हैरानी हुई। विशाल का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे मिलकर वो रिया के पास कमरे में आ गए। उन्होंने नेहा को देखा और रिया को देखते हुए कहा, क्या हाल है। रिया ने कहा, जी मैं ठीक हूँ। वाकई रिया सेहतमंद और सुंदर लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और हल्की सी लिपस्टिक, सिंदूर और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी। विशाल अच्छे मूड से मिले तो रिया को भी बहुत खुशी होकर मिली। और थोड़ी देर बाद रिया को विशाल की खुशी का राज पता चला कि विशाल की बहन सीमा की शादी है। उसे बहुत हैरानी हुई कि उसकी ननद की शादी तय हो गई और उसे कुछ खबर भी नहीं। आखिर कुछ भी है तो वह उस घर की इकलौती बहू। उसे अपनी हैसियत अच्छी तरह पता थी, पर इंसान भी कितनी खुशफहमी में रहता है, उम्मीदों के जाल में जकड़ा रहता है, सारी उम्र दुख उठाता ही है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, विशाल ने कहा। रिया का दिल धक से रह गया और कहा, मम्मी बेचारी अकेली क्या क्या संभालेंगी, शादी में ज्यादा दिन नहीं है। रिया ने पूछा, कब होगी शादी। तो विशाल ने कहा, 20 दिन बाद। रिया सोचने लगी, अकेली क्यों है, 4 बेटियां हैं, 2 दामाद हैं, मिलकर तैयारियां कर रहे हैं, और फिर विशाल के पिता भी तो हैं। 20 दिन उस जहन्नुम में गुजारने के ख्याल से ही जैसे रिया के जिस्म से जान निकल गई थी। अभी थोड़ी देर पहले वह कितनी खुश थी, पर शायद उसके नसीब में खुश होना नहीं लिखा था। उसका दिल कर रहा था कि वह विशाल से बहुत लड़ाई करे, आखिर वो उसे समझते क्या हैं। नेहा के जन्म को 1 महीने से ज्यादा हो गया था, पर कोई भी एक बार भी देखने नहीं आया था, जैसे कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। और जब वो किसी के लिए अहमियत नहीं रखती तो वहां जाकर क्या करेगी। एक नौकरानी से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं थी। आज काम है तो बहू की याद आई, उसका दिल भर आया। रोते रोते उसने सारा सामान समेटा। फिर विशाल के लिए चाय नाश्ता आ गया और नाश्ते के बाद उन्होंने गाड़ी में सारा सामान रखा। फिर सबसे मिलकर वो चली गई। और रिया जब ससुराल पहुंची तो उसने सास ससुर के पांव छुए तो विशाल के पिता ने तो आशीर्वाद दिया, पर विशाल की माँ के मुंह से कुछ नहीं निकला। दोनों बड़ी नंदों ने भी कोई अहमियत नहीं दी। सीमा तो खैर अपनी शादी की तैयारियों में जुटी थी। हाँ, सबसे छोटी ननंद पूजा, जो कि सिया की सहेली भी थी, वो अच्छे से मिली। उसने तुरंत आगे बढ़कर नेहा को गोद में उठा लिया और परी को भी प्यार किया। फिर उसी शाम चाय पीकर रिया शादी के कामों में लग गई। तो उसे ना तो खुद के लिए फुर्सत थी और ना ही बच्चों के लिए। भगवान ने दोनों बच्चियों के लिए पूजा के मन में प्यार न डाला होता तो जाने रिया कैसे संभालती। पूजा दोनों बच्चों का ख्याल रखने में अपनी माँ की डांट भी खा लेती थी और ज्यादा उस पर असर नहीं होता था।
सीमा के दहेज में एक एक चीज रिया के मायके से आई हुई थी। गेट, जेवर, कपड़े, क्रॉकरी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी तमाम चीजें जो सिया ने कितने शौक से खुद के लिए खरीदी थी और किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया था, सारी चीजें पैक ही रखी थी, वैसे ही सीमा को दे दी गई। रिया ने सोचा शायद सीमा की किस्मत का ही था सब कुछ। अगर मेरी किस्मत का होता तभी तो मैं इन्हें इस्तेमाल करती। विशाल ने अपनी माँ से बहुत कीमती और अच्छा फर्नीचर दिया। रिया के मायके से भी कीमती तोहफे आए थे, पर फिर भी किसी ने उन लोगों को अहमियत नहीं दी। रिया का दिल दुख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। शादी के 2 दिन बाद ही विशाल के साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली पहुंचकर पहली फुर्सत में रिया सबसे पहले अनीता दीदी से मिली। वो भी उससे बहुत खुशी से मिली। उसके पति भी बड़े प्यार से मिले। अनीता दीदी ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और विशाल से बोली, विशाल भाई, आप हमें अपने आने की खबर दे देते तो मैं अच्छा सा खाना बनाकर तैयार रखती। इसकी क्या जरूरत है भाभी, जो बनाया वही खा लेंगे। विशाल अनीता से हमेशा अच्छे से व्यवहार करते थे। उस रात बहुत मजा आया। अनीता दीदी ने के यहाँ पर सबने साथ में खाना खाया, फिर चाय का दौर चला और अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए वो लोग देर तक बातें करते रहे। दोनों बच्चों को नींद आ गई, इसलिए उन्हें गोद में लेकर वे लोग घर आ गए। अगले हफ्ते सीमा अपने पति के साथ आई थी। वे दोनों बहुत खुश थे। रिया ने हसरत से सोचा, कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी होती है, दूसरों की बेटियों को इतना दुख पहुंचाते हैं और फिर भी उनके नसीब खुशियों से भरे होते हैं। सीमा का पति नवीन बहुत हैंडसम और अच्छा इंसान था। फौज में कैप्टन था और पत्नी की हर अदा पर कुर्बान होता हुआ लग रहा था। वो दोनों हनीमून के लिए निकले थे और शिमला जा रहे थे। 1 हफ्ते बाद वापसी पर दोनों फिर आए थे और विशाल चाहते थे कि रिया उन्हें कीमती कपड़ों के साथ अपना कोई जेवर भी दे। और उस दिन रिया को बहुत गुस्सा आया। अभी शादी में तो मेरे जेवर और सारा सामान दे दिया, अब मेरे पास कौन सा जेवर है, सारा तो आपकी मम्मी के पास है, उन्हें फोन करके बोल दें। अच्छा, विशाल ने कहा, धीरे बोलो, इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत है। रिया का मन किया कि वह जोर से बोले, लेकिन बोलने की उसमें हिम्मत कहाँ थी। सारी दुनिया को वह सोच रही थी, सारी दुनिया को इनकी हकीकतों का पता चलना चाहिए। फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। घर आए मेहमान के सामने क्या बहस करती, और बहस भी ऐसी जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। गर्मियों की छुट्टियों में विशाल की दोनों बड़ी बहनें आई थीं अपने पति और बच्चों के साथ। वहां से वे लोग आसपास की जगहों पर घूमने गए। रिया ने हसरत से सोचा कि हनीमून की खुशियां किस्मत वालों को ही मिलती हैं। पूजा भी उनके साथ आई थी, पर वो दिल्ली में ही रुक गई। सब लोग हफ्ते भर रुके थे और विशाल की खुशियां देखते ही बनती थीं। रिया का सारा समय किचन में गुजर जाता और पूजा दोनों बच्चों को संभालती। रिया को पहली बार पता चला कि पूजा सभी भाई बहनों से अलग स्वभाव की थी। उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। 2 महीने वो दिल्ली में रही और रिया को बहुत अच्छा लगा। वो कोशिश करती थी कि रिया की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे। अनीता दीदी से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। एक दिन तो उनकी बात सुनकर रिया हैरान रह गई। रिया भाभी, पूजा ने कहा, एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो, रिया ने कहा। मुझे बहुत अफसोस होता है, पूजा कहने लगी। मम्मी आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करती, उन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं। मुझे शर्म आती है, कैसे आपके दहेज का सारा सामान सीमा दीदी की शादी में दे दिया। अगर उनकी जगह, आपकी जगह कोई और होती तो साफ मना कर देती। तब रिया ने कहा, नहीं नहीं पूजा, मेरी और आपकी चीजों में कोई अलग थोड़ी है। तो पूजा ने कहा, नहीं भाभी, मुझे बहुत अफसोस है, मम्मी ने आपको इतना परेशान किया है, भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। और भाई भी इतने कमजोर शख्सियत के इंसान है, मम्मी की बातों को इनकार नहीं कर पाते, सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। इतने दिन उन्होंने भाई से कहा था कि पत्नी के हाथ में पैसा मत देना, पत्नी को कभी सिर मत चढ़ाना, ससुराल वालों को लिफ्ट मत देना, और आप देख ही रही हैं वो उनकी बातें कितना मानते हैं। उन्हें भगवान का भी डर नहीं है। खुद की 4 बेटियां हैं, अगर किसी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो भगवान ना करे। पूजा, तुम ये कैसी बातें करती हो, रिया ने कहा। कसम से भाभी, पूजा कहने लगी, मुझे भाई पर भी बहुत गुस्सा आता है। माँ तो अनपढ़ है, पर भाई तो इतने पढ़े लिखे, क्या फायदा इतनी शिक्षा का अगर इंसान में इंसानियत ही ना हो। आज इतने सालों बाद रिया को ऐसा लगा जैसे उसके जख्मों पर मरहम लगा हो।
कोई तो है जिसे यह एहसास है कि उसके साथ गलत हुआ है। पूजा के आने से घर का माहौल और भी अच्छा हो गया था। वह लोग कभी कभी शाम को घूमने भी जाते। एक दिन विशाल ने शॉपिंग पर जाने के लिए गाड़ी भेजी तो वे लोग भाभी के मायके भी गए, जहाँ बड़ी भाभी आई हुई थी। रिया को बहुत डर रही थी, पर पूजा ने समझाया कि आप इतनी परवाह ना करें। आखिर किस बात पर उन्हें अकड़ है? गाड़ी आपकी है, आप उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। रिया और पूजा को घर आते आते शाम हो गई। रिया के डर के कारण बहुत बुरा हाल था। फिर पूजा ने समझाया कि भाभी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं होगा। और सचमुच विशाल ने देरी से आने की वजह तो छोड़ो, यह भी नहीं पूछा कि वे लोग कहाँ गए थे। और जिस दिन पूजा गई, रिया बहुत उदास हो गई थी। उसकी वजह से घर में कितनी रौनक थी। विशाल भी अच्छा व्यवहार करने लगे थे। समय गुजरा और अब परी स्कूल जाने लगी थी। नेहा को भी प्ले स्कूल में एडमिशन दिला दिया था। रिया को जरा शगुन मिलता तो विशाल की माँ ने एक नई रट लगा दी कि मुझे तो एक पोता चाहिए। रिया को अब और बच्चों की ख्वाहिश नहीं थी, मगर विशाल के लिए तो माँ की बात पत्थर की लकीर की तरह थी। वो उनकी बात कैसे मना कर सकते थे? वो दिल्ली में नहीं थी, पर फिर भी उनके आदेश का खौफ रिया पर डंडे की तरह बरसता रहता था। और ना चाहते हुए भी वो माँ बनने वाली थी। उन्हीं दिनों पूजा की शादी पक्की हो गई। रिया का दिल चाहता था कि वह कहे कि लड़के का उसके परिवार का अच्छी तरह पता करे। पूजा बहुत प्यारी लड़की है, मगर ना तो उससे किसी ने पूछा और ना ही बताया। वो तो बस ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकती थी। 2 माह के अंदर रिश्ता तय हुआ और शादी की तारीख भी तय हो गई। रिया को बहुत उल्टियां हो रही थी और चक्कर भी आ रहे थे। वह बहुत कमजोर हो गई थी, मगर पूजा की शादी में जाना जरूरी था। बल्कि रिया खुद महीने भर पहले जाना चाहती थी। जिंदगी में पहली बार विशाल ने कहा, 1 महीने पहले जाने वाली हालत तो नहीं है तुम्हारी? उन्होंने इस तरह मुस्कुराते हुए कहा कि रिया हैरान रह गई। उनके प्यार भरे लहजे को सुनकर उनकी आंखें भर आई। पर विशाल वहां कौन काम करेगा? रिया ने कहा। और भी बहुत लोग हैं, विशाल ने कहा। काम हो जाएगा, तुम्हें आराम की जरूरत है। रिया को लगा कि वो खुशी से बेहोश हो जाएगी। सुबह उसने अनीता दीदी को ये बात बताई कि उन्हें मेरी फिक्र थी। तो अनीता दीदी भी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि सब दिन एक से नहीं रहते, सबके दिन बदलते हैं, और तुम्हारी नेकी और तुम्हारी प्रार्थनाओं को कभी भगवान कभी ना कभी तो सुनेंगे ही। और शादी से 2-3 दिन पहले जब वो लोग लखनऊ पहुंचे तो घर में शादी का हंगामा जोरों पर था। रिया और पूजा बड़े प्यार से मिली। आप मुझे बहुत कमजोर लग रही हैं भाभी, पूजा ने पूछा। सच सच बताइए, आप खुश तो हैं ना? भैया के व्यवहार में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? रिया ने कहा, हाँ पूजा, वे बहुत बदल गए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। ईश्वर तुम्हें बहुत खुशियां दे। अच्छा, पूजा ने खुशी से कहा। जब भी उनका फोन आता था तो मैं उनसे यही कहती थी कि भाभी का बहुत ख्याल रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, और वाकई में अब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारे भैया। रिया पूजा के लिए बहुत खूबसूरत गले का हार लाई थी। बारात वाले दिन रिया ने पूजा की सास और नंदों को देखा तो जाने क्यों उसे ऐसे लगा कि विशाल की माँ और बहनों की झलक उनमें दिखाई दे रही थी। बहुत ही घमंडी और सख्त स्वभाव की लग रही थी। जिस समय उन्हें दहेज के सामान को समेटा था और एक एक सामान को देखा था, रिया का दिल बैठ सा गया। हे भगवान, पूजा का नसीब अच्छा रखना। कुछ बात तो जरूर थी। विशाल की माँ के चेहरे पर फिक्र के बादल छाए थे। उनके चेहरे से घमंड और गरूर गायब थे। विशाल के पापा जी भी बहुत परेशान लग रहे थे। रिसेप्शन के दिन भी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। पूजा भी चुप चुप सी थी, जाने किस सोच में डूबी लग रही थी। चेहरे पर फिक्र के बादल छाए थे। उनके चेहरे से घमंड और गरूर गायब थे। विशाल के पापा जी तो इतने परेशान लग रहे थे कि जो कि जन कितने दिनों के बीमार हूं। चेहरा पीला लग रहा था। यह चेहरा एक रात की ब्याही दुल्हन की तरह तो बिल्कुल भी पूजा का नहीं था, जो अपने पति के प्यार और हमराई में गुजार कर आई हो। जाने क्यों रिया को अपनी सुहागरात याद आ गई। वह कांप गई और अंदर जैसे कोई कह रहा था, जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं नहीं, फिर रिया ने मन में कहा, पूजा बेकसूर है, उसे हरगिज यह सब नहीं झेलना पड़े। रिया सोच रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और अगले दिन जब रिया और विशाल जाने की तैयारी कर रहे थे तो विशाल की माँ पर जैसे जुनून सवार हो गया। विशाल, इसे कह दो, अगर इस बार बेटी हुई तो तुम इसे तलाक दे दोगे। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा के रहूंगी।
इसे सारी उम्र इसके मायके में बैठना होगा। विशाल ने कहा। माँ को शायद माँ की बात अच्छी नहीं लगी थी विशाल को, इसलिए उसने कहा, मम्मी ईश्वर के आगे किसी की चलती नहीं है, बच्चे तो भगवान की देन है। मैं अपनी मर्जी चलाकर दिखाऊंगी, तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी, विशाल की माँ ने बहुत ही गुस्से में कहा। और रिया उनकी बातें सुनकर कांप गई और उसे पहले कि वह बेहोश होकर गिर जाती सोफे पर बैठ गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रिया के कुछ सुनाई उसे नहीं दे रहा था। विशाल ने किसी से ग्लूकोज घोलकर मंगवाया और उसे जल्दी से पिलाया। तभी पूजा और उसके पति आ गए और पूजा रिया की हालत देखकर परेशान हो गई। कुछ देर तक वो समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या है। विशाल ने भी पूजा के पति को जल्दी से ड्राइंग रूम में बिठाया। घर की कामवाली से पूजा ने पूछा तो उसने सारी बातें बताई। सब कुछ सुनकर वह परेशान हो गई। आखिर मम्मी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? उनका क्या कसूर है? और क्या ऐसी बातें इंसान के हाथ में है? रिया ने जल्दी से खुद को संभाला और पूजा को ड्राइंग रूम में ले जाकर बैठने के लिए कहा और खुद किचन में चली गई। रिया ने जल्दी से चाय बनाई और ट्रॉली में नाश्ते के साथ सजाकर ड्राइंग रूम में ले गई। परी और नेहा भी बुआ को देखकर बहुत खुश थी। रिया सबको मुस्कुराते हुए चाय नाश्ता दे रही थी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था। उस दिन विशाल भी बहुत चुपचाप से थे। पूजा एक दिन के लिए पग फेरे के लिए आई थी और उसकी माँ ने ऐसा हंगामा किया था, घर के सभी लोग उससे नाराज थे। मगर विशाल की माँ को किसी की परवाह नहीं थी। वो तो सबको अपने तलवों के नीचे रखती थी। उन्हें घर में आए हुए बेटी और दामाद की भी परवाह नहीं थी। खैर सब कुछ छोड़कर वे लोग दिल्ली चले गए। विशाल की छुट्टी खत्म हो गई थी। वो नहीं रुक सकते थे और ना ही रिया में हिम्मत थी कि वह रुक सकती। इस बार घर आकर रिया बिल्कुल खामोश हो गई। विशाल से भी बस जरूरत होती तभी बात करती थी। उसे हर पल एक ही डर लगा रहता। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसका दिल बैठता जा रहा था। उसने देखा कि विशाल भी बहुत परेशान है और चिंतित हैं। रिया इधर देख रही थी कि विशाल भी बहुत खामोश रहते हैं, उधर परेशान से लगते हैं। उसने सोचा भला वो क्यों परेशान है, उन्हें तो खुश होना चाहिए, उन्हें नई दुल्हन मिल जाएगी। बहुत दिनों से वह उनसे बात करना चाहती थी पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मगर एक रात वो सारे काम समेटकर अपने कमरे में आई और देखा विशाल गहरी सोच में डूबे हुए हैं। उन्होंने रिया के आने का भी पता नहीं चला था। कुछ दिनों से परी और नेहा अलग कमरे में सोती थी और वो क्योंकि अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत देर की सो चुकी थी। रिया ने नाइट सूट पहना और बिस्तर पर आ गई और विशाल से कहने लगी, विशाल। विशाल ने धीरे से आवाज दी, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ परेशानी है क्या? नहीं, अच्छा हूं, वह चौंकी। फिर हिम्मत करके बोली, मैं आपकी परेशानी की वजह समझती हूँ। विशाल ने उन्हें चौंक कर देखा। क्या समझती हो? एक बात पूछूं विशाल? वह कहने लगा, हाँ कहो। आप वादा कीजिए आप मानेंगे। ऐसी क्या बात है, पहले बोलो तो सही। विशाल, आप मुझे तलाक दे दीजिए, जो रिया ने कहा। क्या? विशाल हैरान होकर उठकर बैठ गए। ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? रिया ने कहा, मैं जानती हूँ विशाल, मुझे बेटा नहीं होगा। मैं आजकल कितनी परेशान हूँ आप नहीं समझ सकते। शायद इसी को सोचकर आप भी परेशान रहते हैं। अगर तीसरी बार भी बेटी हुई तो? विशाल जो मुस्कुराए और कहने लगे, पगली, ईश्वर के काम में कौन दखल दे सकता है? अगर तीसरी बेटी को आना होगा तो वह भी आ जाएगी। रिया ने विशाल को हैरानी से देखा और कहा, फिर आप हर समय क्या सोचते रहते हैं? विशाल ने कहा, मैं जो सोचता हूँ वो बाद में बताऊंगा, मगर तुम बताओ, तुमने इतनी बड़ी बात सोची भी कैसे? विशाल की निगाहों में दुख झलक रहा था। रिया ने उनकी ओर देखा और पूछा तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। विशाल, मैं थक गई हूँ, मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ, अब मुझसे अब बर्दाश्त करने की बिल्कुल शक्ति नहीं है। और विशाल भी उसको अपनी बाहों में समेट कर कहा, बेकार की बातें मत करो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बच्चों की माँ हो, मुझे अपनी जान से भी बढ़कर प्यारी हो। क्या? रोना भूलकर उसे बड़ी हैरानी हुई रिया को। वह विशाल को देखकर कहने लगी, क्या? विशाल ने की बातों पर उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। विशाल ने देखा वह रोती हुई मासूम हैरान से चेहरे के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। उसने झुककर उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा और कहा, रिया, मैं सच सच कहूं तो बहुत दिनों से मैं अपनी जमीर की अदालत में खुद को गुनहगार पा रहा हूं। तुम्हारे साथ मम्मी जी ने जो किया, फिर मैंने भी तो तुम्हें तकलीफें दी हैं, उनकी तो खैर कोई भरपाई नहीं हो सकती, मगर तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त ने मेरा दिल जीत लिया है।
तुम्हारे मायके वाले सभी बेहद अच्छे हैं। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, फिर भी तुम्हारी 2 बेटियों का पिता हूं। इसी नाते तुम मुझे माफ कर देना। विशाल, रिया ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? और उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। यह आप क्या कह रहे हो? मैं तो हमेशा से आपकी थी और आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद विशाल ने उसे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और सारी रात वे अपनी गलतियां मानते रहे। उस रात उन दोनों की जो प्यार की रात थी। जिंदगी इस तरह बदल जाएगी रिया ने तो यह सोचा भी नहीं था। रिया ने सबसे पहले यह खुशखबरी बड़ी भाभी को सुनाई कि वो मम्मी को यह सब बता दे। अब रिया हर तरह से खुश थी और ये कि विशाल पूरी तरह से बदल गए थे। विशाल इसलिए बदल गए क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी इसके रिया के साथ किया था बिल्कुल वैसा ही पूजा के साथ हो रहा था, बल्कि वे लोग तो कुछ और भी ज्यादा बढ़कर कर रहे थे। उन्होंने दहेज में कार मांगी और वे लोग नहीं दे सके तो उस दिन से पूजा अपने मायके में बैठी हुई थी। जब तुम्हारे माँ बाप गाड़ी खरीद कर देंगे तभी आ जाना, पूजा की सास ने भी यही कह दिया था। उसे बड़ा दुख हुआ। विशाल ने उसे इस काबिल भी नहीं समझा कि उससे कुछ कहते। फिर उसने सोचा कि किस मुंह से कहते। अब उन्होंने यही सब रिया के साथ किया था। कुदरत की लाठी आवाज नहीं करती और उन्होंने रिया को कितनी तकलीफ दी थी और किस सब से उसने जो यह सब बर्दाश्त किया था, पर यह सब अपनी जगह था। वह बिल्कुल खुश नहीं थी। पूजा के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह जो पूरे परिवार में सबसे अच्छी लड़की थी, उसी के साथ उसी बेगुनाह को यह सजा मिल रही थी। साथ में बुरे कर्मों की सजा उस मासूम को क्यों मिले? शायद उसकी माँ की आंख खोलने के लिए यही रिया सोच रही थी। उस रात उसने विशाल को टटोलने के लिए कहा, विशाल, पूजा अपने पति के साथ आई कि नहीं? उसका हनीमून ट्रिप या आने का प्रोग्राम नहीं बना? हनीमून? तुम हनीमून की बात कर रही हो रिया? यहाँ उनके तलाक की बात हो रही है। इतनी बड़ी बात हो गई विशाल, आपने मुझे कुछ बताया नहीं। क्या बताता रिया तुम्हें? तुम सिवा परेशान होने के क्या कर सकती थी? मगर वजह क्या है? रिया ने सब कुछ जानते हुए भी पूछा, क्योंकि वो तो विशाल के मुंह से सुनना चाहती थी। सारी सच्चाई तो उसकी बड़ी भाभी ने उसे बता दी थी। वजह वही है, विशाल ने हिचकिचाते हुए कहा। बताइए ना, रिया ने कहा, क्या वजह है? उसके साथ भी वही हुआ है, वो सुनना चाहती थी। तो पूजा ने के साथ क्या हुआ है? फिर उसने विशाल से पूछा। विशाल कहने लगा, बस यार यूं समझ लो जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया वही सब पूजा के साथ हो रहा है। यार, पापा ने उन्हें गाड़ी देने का वादा किया था। पापा ने अपनी गाड़ी बेचकर कुछ रकम मिलाकर उन्हें कार देने का वादा किया था, पर वो लोग बड़ी गाड़ी चाहते हैं। आजकल तो बड़ी गाड़ियां बड़ी महंगी हो गई हैं। विशाल, रिया कहने लगी, हमारी गाड़ी कितने में बिक जाएगी? क्यों? विशाल ने कहा, इसे बेचकर आप पूजा को गाड़ी खरीद कर दे दीजिए। नहीं रिया, आप इतना भी जलील मत करो, समझो मुझे। नहीं विशाल, रिया कहने लगी, अगर पूजा की जिंदगी की खुशियों की कीमत हमारी गाड़ी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आप कोशिश कीजिए, हम बाद में कोई छोटी गाड़ी खरीद लेंगे। भगवान जानते हैं, रिया गाड़ी की डिमांड मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं थी। वो तो मम्मी को जुनून सवार था। मैं तो अपने दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ था। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता भी हूँ, लेकिन मम्मी के आगे मैं कुछ बोल नहीं पाता था और रिया को किसी सफाई की जरूरत नहीं थी। वो तो अच्छी तरह जानती थी उन्होंने अपनी मम्मी का कितना साथ दिया। इस वक्त वह कोई भी कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। विशाल ने गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में रखी थी, इसलिए अच्छे दाम पर वह बिक गई। फिर विशाल के पापा के कार को बेचकर मिली रकम को मिलाकर अच्छी गाड़ी खरीदी गई। उन दोनों ने रिया के सफर करने से उन दिनों डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी वे लोग लखनऊ जाने के लिए तैयार हो गए। उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि सही मायने में किसी के काम आना क्या होता है। लेकिन विशाल खुश नहीं थे। उन्हें आज रिया के भाइयों का ख्याल आ रहा था कि उन्होंने कदम कदम पर रिया की शादीशुदा जिंदगी को संभालने के लिए कितना सहारा दिया और रिया को विशाल का अच्छे से यह रूप अच्छा भी लग रहा था। लखनऊ पहुंचते पहुंचते रात हो गई। विशाल की माँ बहुत कमजोर लग रही थी।
पूजा को जब सारी बातें पता चली तो उसने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से रिया ने उसे संभाला और चुप कराया। उसे तो पहले ही अपनी भाभी पर होने वाली जायदादी का एहसास था। उसे पता था कि उसकी भाभी कितनी अच्छी है। जब तो जैसे ही रिया की अच्छाई के आगे वो नतमस्तक हो गई। अगले दिन पूजा के ससुराल वाले उसे आकर ले गए। पूजा के पति का चेहरा दमक रहा था। वो रिया जानती थी कि पूजा और सबके दिल पर क्या गुजर रही थी। विशाल की माँ को जिंदगी में ऐसा आईना दिखाया था कि उसके सारे कसबल निकल गए थे। उस दिन पहली बार विशाल ने रिया को कहा, चलो रिया, तुम्हारे मायके चलते हैं, लेकिन गाड़ी तो नहीं है। वो हिचकिचाए तो रिया ने कहा, कोई बात नहीं, हम टैक्सी कर लेंगे। और जब रिया अचानक अपने मायके पहुंची तो सब हैरान हो गए। सबकी खुशी देखते बन रही थी। रिया ने बताया, इस बार हम हवाई जहाज से आए हैं। डॉक्टर ने सफर के लिए मना किया था ना, इसलिए। भाभी ने शक की निगाह से देखा तो उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर रिया के चेहरे पर जैसे खुशियां छाई हुई थी, उसका चेहरा चमक रहा था। तो उन्होंने सोचा, इस बार उसे हमेशा खुश रखे। विशाल उस रात वहीं रुक गए थे और सब लोग बहुत खुश थे। रिया परेशान हो रही थी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो, पर विशाल ने उसे तसल्ली दे रहे थे, देखो बेटी ईश्वर का वरदान होती है। फिर आज के जमाने में बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, और बेटियां माँ बाप की हमदर्द होती हैं। मगर विशाल, बेटियों के नसीब से डर लगता है, रिया ने कहा। और उसी रात रिया को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और इस बार उसे बेटा हुआ। सब लोग खुश हो गए। बड़े भैया ने रिया के ससुराल में फोन करके बताया और सबको बहुत हैरानी हुई जब विशाल के पिता के साथ उसकी माँ भी आई, फल और मिठाइयों की टोकरी के साथ। उसने खुद से आगे बढ़कर सबका मीठा मुंह कराया। तभी पूजा भी अपने पति के साथ आ गई। माहौल और भी अच्छा हो गया। शायद उसका पति भी दिल का बुरा नहीं था। और रिया सोच रही थी कि उसका बेटा को कितना खुश नसीब है, सबके लिए खुशियां लेकर आया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।